हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया था। मतलब चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका पाथ कैसा होता है। साहब पाथ उसका होता है स्ट्रेट लाइन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट करूं तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करूंगा तो पैराबोलिक पाथ आता है। एक्स और वाई दोनों में ही मोशन होता है उसका, 2D मोशन एंड पैराबोलिक पाथ होगा। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो लगता है। टॉर्क कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझाया था। और फिर मैंने आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना सिखाया था। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज नथिंग बट काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट जितने भी फ्लक्स का कैलकुलेशन मैंने आपको कराया था वो सारे के सारे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थे। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो आप फ्लक्स का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर नहीं अप्लाई कर सकते। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर जहां से आपको फ्लक्स लिखना है उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। लेकिन साहब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, एरिया के हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफरेंट आएगा। सेम उसी तरीके से जैसे आप सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करते थे तो वहां पे कांस्टेंट लीनियर मास डेंसिटी अगर कांस्टेंट होता है तो सिंपल सा उसका सेंटर ऑफ मास रॉड का सेंटर पे आ जाता है। लेकिन लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो यहां पे भी फ्लक्स निकालने के लिए आप किसी छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ई, और वहां पे ई डॉट डी को मल्टीप्लाई करके छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे डी5। तो लेकिन हमको तो बड़ा चाहिए, तो छोटे को इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है अपने आप। ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम यहां पे फ्लक्स निकाल रहे हैं गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए में। सही, तो डीए है तो बेटा डीए एक ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन डीए के रिस्पेक्ट में करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एज एरिया के फॉर्म में गिवन होगा और उसको इनिशियल एरिया से लेकर के फाइनल एरिया तक इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन ऐसे सवाल नीट में नहीं पूछे जाते क्योंकि साहब कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो क्या नीट में वही सवाल आएंगे जो हमने लास्ट क्लास में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैलकुलेट किया था? नहीं, नीट में सवाल तो आएंगे साहब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स का भी, लेकिन आपको इंटीग्रेशन करके सॉल्व नहीं करना होगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो आइए समझते हैं असल में फ्लक्स का कंसेप्ट क्या होता है। देखो फ्लक्स कहता है कि टोटल मैग्नेटिक, कहां से आ गया भाई, इलेक्ट्रिक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काउंट करेंगे। तो टोटल काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो यहां पे चार्ज अपन ने ले लिया क्यू और एक यहां पे बना देता हूं मैं डिस्क। तो इस क्यू चार्ज से जितने भी फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे क्या सारा इस डिस्क से पास करेगा? सारा इस डिस्क से पास करेगा? नहीं सर, फील्ड लाइंस तो ऐसे निकलेंगे, उसका कुछ ही फील्ड लाइंस इस डिस्क से पास हो रहा होगा, सारा फील्ड लाइंस तो नहीं होगा। अच्छा, तो कोई ऐसा एरिया बनाओ जिसे सारा ही फील्ड लाइंस जो भी क्यू से निकल रहा है सब उससे पास करे, सारे फील्ड लाइंस उसी से पास करे। तो सर इसके लिए तो हमें इस क्यू को घेरना होगा, क्योंकि इस क्यू से किसी एक लाइन में नहीं, एक प्लेन में नहीं, 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे होंगे। ये सेम उसी तरीके से जैसे आप देखते हो ना स्पाइक वाला बॉल होता है, ये कांटे लगे होते हैं हर जगह। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है ना? तो उसको अपन घेर लेते हैं और घिरेगा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से। कोई भी 2D ओपन सरफेस से इसको अपन क्लोज नहीं कर सकते। लाइक क्या रिंग क्लोज सरफेस क्रिएट कर सकता है? क्लोज सरफेस नहीं भाई, रिंग तो एक प्लेन में आएगा। डिस्क, स्क्वायर प्लेट, ये सारे क्लोज सरफेस नहीं हो सकते। इससे आप किसी चार्ज को है ना खोपचे में नहीं ले सकते हो। किसी चार्ज को एकदम खोपचे में लेके अंदर घेर लेना उसको। तो सर ऐसा करने के लिए अपन स्फीयर ले सकते हैं क्या? हाँ स्फीयर ले लो। तो अपन ने यहां पे ले लिया स्फीयर, है ना, रिंग जैसा दिख रहा है, असल में वो स्फीयर है। प्लेन में तो ऐसा ही दिखेगा। अब यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, ठीक है। उस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इस सरफेस को कट करके बाहर जाएंगे, क्योंकि अपने चार्ज को क्या कहां रख दिया है, अंदर। अच्छा मान लो क्लोज सरफेस आपने लिया, स्फीयर लिया और चार्ज को बाहर रख दिया। अब बताओ इन दोनों केस में क्या डिफरेंस है? इस दोनों केस में डिफरेंस है अंदर में चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो चार्ज से निकला है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो सरफेस है उसका हर जगह पे कट करता हुआ बाहर जाएगा। और एक फील्ड लाइंस एक ही बार कट करेगा, एक फील्ड लाइंस एक ही बार कट करेगा। और बाहर में अगर चार्ज रखोगे तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा जो इसको एक बार कट करे। हां ऐसे होंगे जो कट ही ना करे, ये ले ये ले ये ले ये ले, ऐसा होगा जो कट ही ना करे। लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड लाइंस होंगे जो इसको एक ही बार कट करे। आपको लग रहा है सर कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं चल रहे, आपको फ्लक्स समझाना है। रामलाल मैं फ्लक्स ही समझा रहा हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मैं आपको फ्लक्स पढ़ा रहा हूं एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे सवाल में मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, आज सारे सवाल में मैं चार्ज देके आपसे फ्लक्स पूछूंगा। ठीक है भाई? तो देख यहां से जितने भी फील्ड लाइंस आए हैं सब इसको कितनी बार कट करेंगे, 2 बार। तो यहां से नेट फ्लक्स बता क्या हो जाएगा, 0। क्यों सर? एक भी ऐसा फील्ड लाइंस नहीं है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, एक भी ऐसा फील्ड लाइंस नहीं है जो इसको एक बार कट करे और फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करे। यहां पे इनकमिंग फ्लक्स है, लेकिन जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग है। और यहां पे इनकमिंग फ्लक्स 0 है, सारा का सारा आउटगोइंग फ्लक्स है। एकदम आसान बात है, कोई खास बात नहीं है। अब सर इससे फ्लक्स कितना निकला है तो बताओ फ्लक्स होता क्या है? काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में मैंने आपको पढ़ाया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब तो काउंटिंग कर रहे हो तो नंबर की तो बात करोगे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस समझिएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, किसी चार्ज से कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम एयर है तो कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन एम रखेंगे मीडियम का, वो होगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और क्या हम इसी को फ्लक्स कहते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को? हाँ सर इसी को फ्लक्स कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फ्लक्स, ओहो ये हो गया तुम्हारा फ्लक्स। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला ये फ्लक्स है। अगर तुम कहते हो कि हम इस चार्ज को बाहर रख दिया, हमने इस चार्ज को बाहर रख दिया, तो बाहर रख दिया तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, 0। साहब ये लॉ तो देखा जाना पहचाना लग रहा है, कहां देखा था? तो गॉस लॉ, ये देखो ना ऊपर लिखा आपने, रामलाल गॉस लॉ या कोई भी लॉ इस दुनिया के बाहर की तो बात नहीं करता, वो बेसिक फिजिक्स की तो बात करता है। तो बड़े बड़े नाम लेके इसको समझना जरूरी नहीं था। क्या आपको फील नहीं आया यहाँ पे कि अगर ये जो चार्ज है उस चार्ज को मैं अगर बाहर रख देता हूं तो इसे फ्लक्स नहीं पास करेगा? बताओ इनक्लोज चार्ज यहाँ पे क्या है, 0, तो नेट फ्लक्स सरफेस से क्या होगा, 0। तो देख भाई यहाँ पे ये जो Q है वो इनक्लोज चार्ज होता है, और इस क्लोज सरफेस से जिसके अंदर ये इनक्लोज चार्ज रखा है उसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स होगा, उसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स होगा। लेकिन सर ये ड्राइव करते समय आपने इसको सेंटर पे रखा था और ये स्फीयर से बाहर निकल रहा था, ये 2 चीजें हमें यहां पे दिखाई नहीं दी। ये सेम चीज डेरिवेशन के बाद भी यही आता, फिर भी यहां पे हम यही फील कराते हैं कि यहां पे 2 चीजें दिखाई नहीं दी। सरफेस का शेप कैसा है, सरफेस का साइज कैसा है, और उसके अंदर चार्ज कहां रखा है। 3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से समझिएगा। सरफेस जो क्लोज सरफेस लिया है स्फेरिकल था, तो क्या स्फीयर का नेचर आ रहा है, तो कह रहा है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। क्या साइज आ रहा है, कितना बड़ा स्फीयर लिया था, क्या शेप आ रहा है कि वो स्फीयर ही था या क्यूबॉइड होगा तो क्या होगा। तो इसको समझने के लिए मैंने यहां पे बनाया, देखिए ये बनाया। मान लो यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रख देता हूं और ये क्यूब है, सब आप देख सकते हैं, ये क्यूब है, ये स्फीयर है और ये सिलेंडर है। इस तीनों ने ही इस चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज्ड कर लिया है। अब यहां पे जितने भी फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, क्यूब के अंदर चार्ज है तो क्यूब से जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगे वो सारे के सारे क्यूब का फील्ड लाइंस होगा, और एक ही बार सरफेस को कट करेगा क्योंकि अंदर में है। अब जब ये फील्ड लाइंस स्फीयर को भी कट करता हो जाएगा और वही फील्ड लाइन सिलेंडर को कट करता हो जाएगा। तो साहब तुम्हें तो बस फील्ड लाइन काउंट करना है ना, तुम्हें एरिया से मतलब नहीं है, तुम्हें किससे मतलब है बता? सर फील्ड लाइन से। तो टोटल फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस।
तो बताओ जितने भी चार्ज से फील्ड लाइंस निकला था क्या वो क्यूब से क्रॉस किया? हां, तो भाई साहब फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, क्योंकि स्फीयर से भी तो उतने ही फील्ड लाइंस निकलेंगे जितना इस क्यू चार्ज से जनरेट हुआ है, इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर से भी उतने ही फील्ड लाइंस निकलेंगे जो यहां से अंदर से क्रिएट हुआ है। और समझाता हूं, मान लो तुमने एक क्यूब बनाया, क्योंकि क्यूब बनाने से ना उसमें 3D का फील आ जाता है, तुम स्फीयर भी बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। एक क्यूब बनाया या एक स्फीयर बनाया, अब यहां पे आपने चार्ज रख दिए 2, सेंटर से यहां पे चार्ज रख दिया, चलो क्यूब। अब इस स्फीयर से पास करने वाला फ्लक्स बताओ। तो देखना ध्यान से, चार्ज से ही फील्ड लाइंस निकल रहा होता है, तो फील्ड लाइंस अगर यहां से बनाओगे तो इस रीजन में जहां पे एग्जैक्टली चार्ज है वहां पे फील्ड लाइंस वहां से निकलता हुआ ऐसा होगा। तो फर्क यह पड़ेगा कि थोड़ा सा एसिमेट्रिक फॉर्म में फील्ड लाइंस कट करेगा। इस वाले रीजन में देखेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, पास पास है, यहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर है। लेकिन साहब हमें तो फील्ड लाइन से मतलब है, फ्लक्स मतलब काउंटिंग ऑफ फील्ड लाइंस। कितने फील्ड लाइंस निकले सर? सारे। अब सारे हमेशा निकलते रहेंगे जब तक चार्ज अंदर है, और अंदर तुम कहीं भी रखो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अंदर तुम कहीं भी रखो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो इसका स्फीयर से फ्लक्स आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आपको यह समझ में आया कि क्लोज सरफेस के नेचर कैसा भी हो, क्लोज सरफेस किसी भी नेचर का हो, किसी भी शेप का हो, टोटल फील्ड लाइंस कट तो उतना ही करेगा, तो फ्लक्स सेम रहेगा। दूसरी बात, स्फीयर के अंदर चार्ज का लोकेशन कुछ भी हो, फ्लक्स सेम रहेगा। ये क्यूब है मान ले, इस क्यूब के यहां पे मैंने रख दिया, जस्ट यहां पे सेंटर से थोड़ा सा दूर रख दिया। अब इस क्यूब से तो सारा फील्ड लाइंस निकल ही रहा होगा ना। हां, इस क्यूब के इस वाले फेस से थोड़ा ज्यादा निकलेगा क्योंकि फील्ड लाइंस ऐसे ज्यादा पास कर रहा है। यहां पे देखना लॉजिकली, अगर मैं पूछूं कि इस वाले रीजन से फ्लक्स और इस वाले रीजन से फ्लक्स का वैल्यू बताओ, तो तुम बोलोगे कि इधर आने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा इसके पास, मतलब यहां से ज्यादा फ्लक्स निकल रहा। लेकिन पूरे स्फीयर से कितने फ्लक्स निकल रहा, तो पूरे स्फीयर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा, पूरे स्फीयर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से डेवलप हुआ सारा निकल रहा, तो फ्लक्स होगा जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से बता फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात है, बड़ी भारी भरकम बात हमें नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात है। तो यही गॉस लॉ कहता है। आ जाओ गॉस लॉ पे। तो गॉस लॉ कोई दुनिया से अलग चीज नहीं है, कोई बहुत ही हेवी चीज नहीं है, बहुत आसान बात कहता है कि टोटल फील्ड लाइंस जो निकलता है किसी क्लोज सरफेस से वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता है। और भैया फ्लक्स को हम क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन तो अभी लास्ट लेक्चर में फ्लक्स का बताया था, फ्लक्स के फॉर्म में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई डॉट ए लिख लो, इज इक्वल टू होता है फ्लक्स, एंड फ्लक्स गॉस लॉ कहता है कि क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या गॉस लॉ है? नहीं, दिस इज नॉट अ गॉस लॉ, ये गॉस लॉ नहीं है। अब इसमें एक दिक्कत है जिसकी वजह से गॉस लॉ नहीं है, और दिक्कत समझाना चाहिए आपको, नहीं तो तुम गलती कर दोगे एग्जाम में। तुम्हें जहां दिखेगा ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तुम कहते हो गॉस लॉ ना। गॉस लॉ कहता है सरफेस क्लोज होना चाहिए। मान लो एक ऐसा सरफेस बनाया मैं और यहां से टूटा हुआ स्फीयर है, होता है ना ऐसा स्फीयर, देखो ये क्लोज नहीं है पूरा, है ना, पूरा स्फीयर था जिसमें से ये हिस्सा टूट गया है, ये हिस्सा है ही नहीं, यहां पे कुछ है ही नहीं, तो ये सरफेस है, यहां से यहां तक ये टूटा हुआ है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस को कट करता हुआ जाएगा। लेकिन इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया वो सरफेस को कट ही नहीं किया। वहां से बताइए टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट से थोड़ा कम निकलेगा सरफेस से, क्योंकि क्लोज ही नहीं हो पाया। तो क्लोजनेस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लोज नहीं करोगे, चाहे तुम्हें क्लोज जैसे भी करना कर, गोला लगा के कर, सिलेंडर लगा के कर, क्यूब लगा के कर, एक युगांडा वाली शक्ल में क्लोज कर दे, एक सरफेस लाए जिसकी शक्ल युगांडा जैसी, ऐसी सरफेस है, मतलब जिस सरफेस से तुम्हें क्लोज करना है करो, लेकिन क्लोज करो। और क्लोजनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं गोला से, तो ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस गोला 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 रिप्रेजेंट्स क्लोज सरफेस। बताइए साहब ये गोला क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दिस गोला रिप्रेजेंट्स क्लोज सरफेस, ये सरफेस के क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करता है। समझ आया आपको? ठीक है, तो ये गॉस लॉ नहीं है और ये गॉस लॉ है, बिना गोला के उसको हम गॉस लॉ नहीं कह सकते, क्योंकि गॉस लॉ ने जो फ्लक्स बताया है वो क्लोज सरफेस से बताया है, चाहे क्लोज सरफेस कैसा भी हो क्लोज होना चाहिए वो, एंड दिस इज ऑलवेज वैलिड।
तुम बोलोगे कि सर ऑलवेज कैसे लिख सकते हो, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होगा सिर्फ, तो रामलाल गॉस लॉ कहता है कि मैं हूं ही क्लोज सरफेस के लिए, और हर क्लोज सरफेस के लिए दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए ये वैलिड है, हमेशा के लिए वैलिड है। हां, कई बार क्या होता है कि तुम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं पा रहे हो, तो वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब एप्लीकेबल नहीं हुआ और गलत हो जाने में फर्क है। एप्लीकेबल नहीं हुआ, जैसे मान लो तुम कहते हो कभी सर ये एमआर स्टार से सवाल नहीं हो पा रहा, तो क्या एमआर स्टार गलत है? ना ना ना, वहां पे एमआर स्टार तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें अप्लाई करने में उसको दिक्कत आ रही है। तो कई ऐसे जगह होंगे जहां पे इसको अप्लाई करने में दिक्कत आएगा, तो हम कहेंगे एप्लीकेशन में दिक्कत, लेकिन है वह भी वैलिड हो। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि गॉस लॉ कहां वैलिड है और कहां नहीं है, तो बोलेंगे ऑलवेज वैलिड है। गॉस लॉ कहीं गलत हो ही नहीं सकता, ये ओरिजिनल लॉ है गॉस लॉ, कुलम्स लॉ जैसा, हमेशा वैलिड होता है। समझ आया कि नहीं आया? हमेशा ये वैलिड होता है। अब साहब ये पॉइंट्स, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, यस, नो मैटर व्हाट्स इट्स शेप और साइज, है ना? ये अभी समझा दिया मैंने। नेक्स्ट इज द टर्म क्यू on the right side of Gauss law include the sum of all the charges enclosed by the surface. Yes, sum of all the charges enclosed by the surface, sum of all the charges enclosed by the surface। कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं कि साहब यहां पे ले लिया, अंदर में चार्ज Q1, बाहर Q2, यहां पे Q3, बाहर में Q4, तो बताइए यहां से फ्लक्स लिखेंगे अपन, तो phi इज इक्वल टू होगा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई को लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। बिना गोला लगाए भैया नहीं हो पाए, बिना गोला के संभव ही नहीं है। गोला इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो गोला इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट गोला गॉस लॉ इज नॉट इंपॉर्टेंट। देख इधर, तो अपन लिखेंगे इसको E डॉट डी ए, Q इन में बता क्या आएगा सर, ये Q3 प्लस Q4 आएगा बटा एप्सिलॉन नॉट आएगा। वाह रामलाल वाह। E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 बटा एप्सिलॉन, ठीक भाई। तो यहां पे जो इनक्लोज चार्ज लिखते हैं, ओनली इनक्लोज्ड बाय सरफेस, ओनली इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो सरफेस इनक्लोज करेगा वही चार्ज है ये। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आया है सरफेस पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आया है, तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। भाई साहब यहां पे जो चार्ज रखा है उसके वजह से तो फ्लक्स पास कर ही रहा होगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वो सारे चार्जेस की वजह से है। तो पूछेगा तुमसे, यहां लिख देगा, बोलेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, तो बोलेंगे Q1, Q2, Q3, Q4 सबका। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्ज, इनसाइड चार्ज एज वेल एज आउटसाइड चार्ज। Electric field is due to inside charge as well as outside charge, but flux is only due to, sorry, enclosed charge is only enclosed वाला ही चार्ज लिखा है। जैसे यहां पे मान लो कि अपन ने एक डाइपोल रख दिया, अब इस डाइपोल की वजह से टोटल फ्लक्स बताओ कितना पास कर रहा, तो बोलेंगे जीरो। कैसे भैया फ्लक्स जीरो कैसे? तो डाइपोल का मतलब क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन। तो नेट चार्ज कितना इंक्लोज कर रहा है, जीरो। तो किसी डाइपोल को अगर सरफेस के अंदर रख दिया और डाइपोल पूरा इंक्लोज्ड है, तो नेट फ्लक्स इससे जो पास कर रहा होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे, इन द सिचुएशन वेयर द सरफेस इज सो टेकन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम चार्जेस आउटसाइड, कुछ चार्ज अंदर है कुछ चार्ज बाहर है, ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में आ सकते हैं। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हुज फ्लक्स अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द गॉसियन लॉ, मतलब गॉस लॉ के लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, E डॉट डी ए बराबर Q इन बाय एप्सिलॉन। बताइए वैलिड कब कब है, हमेशा याद रखना, ऑलवेज वैलिड फॉर द क्लोज सरफेस। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। हाउएवर द term Q in the right side of the Gauss law is represented only the total charge inside the surface। ये जो चार्ज है वो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस वाली कहानी है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस वाली कहानी है। तो बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई। नेक्स्ट देखिए, द सरफेस दैट हु चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जो हम सरफेस लेते हैं, दैट मस्ट नॉट बी पासिंग थ्रू द चार्ज इटसेल्फ। मान लो एक चार्ज यहां पे रखा और इसको अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस बनाएंगे, तो क्लोज सरफेस चार्ज से नहीं पास करना चाहिए। क्यों भाई, क्या दिक्कत है?
तो चार्ज से पास करेगा तो चार्ज पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ही नहीं होता है, तो निकालोगे कैसे? चार्ज की वजह से उसके नियर बाई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है, चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं डिफाइन होता है। समझ रहा है? तो वही कह रहा है ये called Gaussian surface that may choose and Gaussian surface and apply the Gauss law. However, do not let the Gaussian surface pass through any discrete charges. किसी चार्ज से पास नहीं होना चाहिए because the electric field is not well defined at the location of discrete charge. However, the Gaussian surface can pass through the continuous charge distribution. है ना? Continuous charge distribution से पास हो सकता है, जैसे अपन रिंग लेते हैं, है ना, तो डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज से, जैसे मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसे गॉसियन सरफेस अपन बनाते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ऐसे पास इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया ऊपर है, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हो जाता है 90 डिग्री, तो फ्लक्स वहां से जीरो पास करेगा। गॉस लॉ इज ऑप्शन यूजफुल टुवर्ड्स मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। दिस इज अचीव्ड बाय द चॉइस ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट जब आप करेंगे तो गॉस लॉ बहुत ही आसान होगा, अप्लाई करना बहुत इजी होगा सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो मैं अप्लाई करते समय आपको डिटेल में सिखाऊंगा। एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉस लॉ अभी भी वैलिड है, बट वो एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब अप्लाई करने में दिक्कत आएगी। फाइनली गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्क्रीट टेकन इन द कूलम्ब्स लॉ। मतलब वो कूलम्ब्स लॉ के लिए, कूलम्ब्स लॉ में जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 बट आर स्क्वायर, उससे ये कंसिस्टेंट है। आप कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ डिराइव कर सकते हैं और गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई चेंज्ड इफ। पहला है कि ये कह रहा है कि चार्ज Q गॉसियन सरफेस के अंदर है और इसकी वजह से टोटल जो फ्लक्स पास कर रहा है वो पास कर रहा है फाई। टोटल जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कर रहा है फाई, ठीक है साहब, फाई फ्लक्स पास कर रहा। द स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय द क्यूब ऑफ सेम और डिफरेंट वॉल्यूम। तो कह रहा है कि फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं, देखो ना क्या लिखा है, पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पास कर रहा है, ये गिवन है, ये गिवन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पास कर रहा है, गिवन है। सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है, इस सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है, यहां से पास करने वाला फ्लक्स है फाई। अब साहब आपसे पूछा है ये कब चेंज होगा? अगर मैं इस स्फीयर को क्यूब से रिप्लेस कर दूं जिसका वॉल्यूम इससे ज्यादा या कम होगा तो क्या चेंज होगा? नो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल नॉट चेंज। नो, व्हाई नॉट? क्यों नहीं? क्योंकि क्यूब के अंदर भी यही चार्ज होगा, स्फीयर के अंदर भी यही चार्ज है, फ्लक्स होगा क्यूब एप्सिलॉन। द चार्ज इज मूव्ड आउट ऑफ सेंटर इन द ओरिजिनल स्फीयर स्टिल रिमेनिंग इनसाइड, तो भी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको सिखा दिया ये बात। द चार्ज इज मूव्ड जस्ट आउटसाइड द ओरिजिनल सरफेस, यस, चेंज हो जाएगा। जस्ट आउटसाइड ले जाओगे चार्ज को तो फ्लक्स नेट पास करेगा जीरो, अगर क्लोज इनक्लोज चार्ज जीरो है तो। अ सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड नियर द आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। चलो देखो, अब ये क्यू है, इसकी वजह से कुछ फ्लक्स पास कर रहा। अगर बाहर में कोई चार्ज क्यू नॉट रख देते हो तो इससे जितने भी फील्ड लाइंस बनेंगे इसको दो बार कट करेंगे, इसके वजह से नेट फ्लक्स इसमें डेवलप नहीं होगा। और वैसे भी फ्लक्स जब लिखते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल इनक्लोज चार्ज में तो अभी भी क्यू है, बाहर तुम कितनी भी क्यू नॉट रख दो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। नो, अ सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यस, अगर इनसाइड नेट चार्ज चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल सवाल था ये बेटा, ये फ्लक्स को फील करने के लिए सवाल बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। तो अपन ने यहां पे पहले क्या समझाया? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स समझाया, गॉस लॉ का सिग्निफिकेंस समझाया, क्लोज सरफेस होना जरूरी है, फिर समझाया क्लोज सरफेस का साइड से कुछ भी हो फ्लक्स वही पास करेगा, और चार्ज को अंदर में कहीं भी रखो फ्लक्स नेट पास करेगा। यहां पे जो क्यू इन होता है वो सिर्फ इनक्लोज चार्ज लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज की वजह से नेट आता है। यहां तक समझ आ गया? इसको नीचे ले जाओ, ये यहां, इसके बाद ये समझ आ गया, पॉइंट सारे बता दिए, ये समझ आ गए, यस नो समझ आ गया। अब आइए फाइनली यहां पे, अब मैंने 4 स्टेटमेंट लिखा है, इसको ट्रू एंड फॉल्स करके बताना है। इफ क्यू इन इज जीरो देन ई मस्ट बी जीरो, ट्रू और फॉल्स। चलो पहले ये देखो, इफ क्यू इन इज जीरो देन फाई मस्ट बी जीरो, ट्रू फॉल्स। इफ क्यू जीरो देन फाई मस्ट बी जीरो। बताओ कैसा है स्टेटमेंट, कैसा है ये, कैसा है, ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए।
if qin is 0, enclosed charge is 0. If qin is 0, enclosed charge inside the surface, inside the closed surface, qin is 0, then phi must be 0. तो उसका phi 0 होगा या नहीं? सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, तो सीधा सीधा फ्लक्स का डेफिनेशन होता है phi इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट तो कभी 0 हो नहीं सकता. आप कह रहे हो क्यू इन 0 है, तो 0 बटा समथिंग 0 ही होगा. ट्रू है. अगर कोई इनक्लोज चार्ज ही नहीं है, तो मैंने पहले ही समझाया आपको, कोई इनक्लोज चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स पास उससे नहीं करेगा. कोई अंदर में चार्ज है ही नहीं, कोई भी फ्लक्स इससे पास नहीं करेगा. अच्छा, इफ फ्लक्स इज 0 देन क्यू इन मस्ट बी 0. ये भी सही है. अगर टोटल फ्लक्स 0 पास कर रहा है तो पक्की बात है उस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी इनक्लोज चार्ज नहीं है. एकदम ट्रू है. इफ ई इज 0 देन क्यू इन मस्ट बी 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 है तो क्यू इन मस्ट बी 0 होगा. इसके लिए स्टेटमेंट ऐसा लिखेंगे अपन कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट. मेरी बात सुनना, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन रख देते हैं 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रीजन में है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में इनसाइड रीजन में है ही नहीं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं, यहां पे ई को जैसे ही 0 रखोगे तो उसके बाद कितनी भी एरिया से मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई समथिंग और एप्सिलॉन नॉट से जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. देखो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट तो कॉस थीटा लिखोगे. देखो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये डिफाइन करेगा आपके इनक्लोज चार्ज को, ये डिफाइन करेगा आपके इनक्लोज चार्ज को. अब क्यू इन की वैल्यू ये आई, इन चारों चीजों पर डिपेंड करता है. इसमें एक भी 0 हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे इनक्लोज चार्ज 0 ही रहा होगा. तो ये भी स्टेटमेंट साफ ट्रू है. अब आता है पहला स्टेटमेंट कि इफ क्यू इन इज 0 देन ई मस्ट बी 0. ये है आपका फॉल्स, और ये समझना बहुत जरूरी है. मैथमेटिकली, लॉजिकली, हर तरह से समझाऊंगा. सबसे पहले मैं इसको लॉजिकली समझाता हूं. एक बात बताओ, अगर मैं क्लोज सरफेस के अंदर एक माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रख देता हूं, डाइपोल बनाएगा. अब डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से कहीं भी फाइनाइट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता. आपको बताया था मैंने, माइनस क्यू और प्लस क्यू डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं 0 नहीं होता. तो बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास कर रहा होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा होता है. लेकिन टोटल इनक्लोज चार्ज क्या है, 0. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 बट चार्ज इज 0. देखो ना, क्यू इन इज 0 मतलब हाँ इनक्लोज चार्ज 0 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0. गलत हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नॉट इक्वल टू 0. देखो ना, मैं एग्जांपल और अच्छे से बता दूं. जैसे ये है, इसके अंदर डाइपोल रख दिया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेगा. हाँ, टोटल फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जितने माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे होंगे उतने प्लस क्यू पे निकलेंगे. तो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, ऐसा पैटर्न बनेगा. तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, और यहाँ पे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर चला गया, तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा. इनक्लोज चार्ज 0 है तो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ये नहीं कह सकते आप. इसको दूसरे तरीके से मैथमेटिकली भी समझाता हूं. जब आप लिखते हो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हो, तो साहब यहां पे आप कह रहे हो कि क्यू इन 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया. अब ये टर्म 0 हो गया तो ई 0 ही जरूरी नहीं है ना. अब रामलाल टाइप बच्चे बोलेंगे जिनका बायोलॉजी, सर इधर 0 हो गया तो ये तो 0 होगा ना. ये इसका 0 होना इन 3 चीज के प्रोडक्ट को 0 बता रहा है. अब तो ई पे क्यों अटका है, ई पे क्यों अटके हो, कॉस थीटा भी तो वहां है. ध्यान से सुनना, ई ए कॉस थीटा, देखो यहां पे फाई बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट है, डायरेक्ट सीधा फाई बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, सीधा फाई बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट है. तो अगर क्यू इन 0 हुआ तो फाई 0 ही होगा, अगर क्यू इन 0 हुआ तो फाई 0 ही होगा. लेकिन वहां पे देख, अगर क्यू इन 0 हुआ मतलब ई डी ए कॉस थीटा तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ई डी ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा बराबर 0. तो ई ए कॉस थीटा बराबर 0 कब हो सकता है, जब ई 0 में भी जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 आ जाए. अगर मान ले बोले ई ए कॉस थीटा बराबर 0 है, तो कैसे 0 हुआ, तो कॉस थीटा 90 डिग्री था, तो ऐसे ही कॉस 90 0 हो जाता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाता है. तो ये 0 मतलब इन तीनों में से कोई भी 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही जरूरी नहीं है. तो बहुत ही कंसेप्चुअल स्टेटमेंट है ये. इफ क्यू इन इज 0 देन ई मस्ट बी 0, याद रखिएगा कि गलत है. नेक्स्ट देखिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है. क्लोज सरफेस मैंने अभी नहीं लिया है, तो क्या लिया है सर, मैंने एक लिया है स्क्वायर प्लेट. देखिए क्या लिया है, ये स्क्वायर प्लेट लिया है साहब, हमने ये स्क्वायर प्लेट लिया है, स्क्वायर प्लेट लिया है.
अब इस स्क्वायर प्लेट से ये इसके कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया है और पूछा है कि बताओ इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो साहब इस स्क्वायर प्लेट से पास करने वाला फ्लक्स 0 होगा अगर चार्ज उसके प्लेन में या उसके कांटेक्ट में कहीं भी रखा है। तो ऐसा क्यों? तो देखो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रहा होता है, देखो महसूस करो इस बात को, इस प्लेट ले लो। अब यहां पे तुम कॉर्नर पे चार्ज रखोगे तो साहब यहां पे कॉर्नर पे चार्ज रखने की वजह से फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा। तो जितने भी फील्ड लाइंस इस प्लेन में आएंगे, इस प्लेन को सीधा सीधा टच करता हुआ जाएगा। तो उसके वजह से फ्लक्स 0, क्योंकि फ्लक्स तभी डिफाइन होता है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इसको कट करे। अब साहब यहां से ऐसा तो नहीं कि एक ही प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी निकलेगा, लेकिन जो बाहर निकलेगा वो इस एरिया को कट नहीं कर पाएगा। ऐसे देखो ना, यहां से फील्ड लाइंस ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा, तो प्लेन को तो कट ही नहीं करा। अब जो अंदर जाएगा वो अंदर ही चला जाएगा। तो अगर तुम चार्ज को यहां रखो, फील करो, अगर चार्ज यहां बाहर में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाके इसको कट करता। लेकिन इस प्लेन के कांटेक्ट में कहीं चार्ज रख दोगे, इस प्लेन के कांटेक्ट में जैसे कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, तो कॉर्नर में आने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन में बनेगा उसके वजह से फ्लक्स 0, और दूसरा थोड़ा ऊपर बनेगा, इस प्लेन को कट नहीं कर पाएगा। देखो ये कट कर रहा है क्या? नहीं कर पा रहा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बहुत सारे निकल रहा है, इधर भी निकलेगा, देख जस्ट बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, जैसा ऐसे ऐसे तो बाहर हो गया ये, और जस्ट ऐसे निकलेगा वो भी बाहर चला गया, और उस तरफ ऐसे निकलेगा वो भी बाहर चला गया। तो टोटल इस स्क्वायर प्लेट से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कर रहा है 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो सिलेंडर के इस फेज पे आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो सिलेंडर पूरे सिलेंडर से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास करेगा। जो फील्ड लाइंस ऐसे आया है वो यहां कट करेगा, यहां पे सरफेस को कट कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेन से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इस प्लेन से, तो आप कहेंगे इस प्लेन से पास करने वाला फ्लक्स 0 होगा, प्लेनर सरफेस से। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 इसी प्लेन में तो बन रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां बन रहा है? इसी प्लेन में बन रहा है। अब इससे ऊपर भी आप बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन उस प्लेन को कट नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर इस चार्ज को थोड़ा यहां रख दो तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके इसको कट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका आप रखेंगे ध्यान। अब साहब यहां पे एक सवाल तो आप करिए हेमिस्फीयर वाला। पहले हेमिस्फीयर वाला ये सवाल है, इसको अपन पहले करेंगे, फिर अपन थोड़े से मुश्किल सवाल पे जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, अ चार्ज Q is kept at the mouth center of a hemisphere. Mouth center of a hemisphere. एक चार्ज Q को माउथ सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर मतलब यहां रख दिया है, ऑफ रेडियस कैपिटल R. What is the flux through the hemispherical surface? इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा ये आपको बताना है। तो साहब इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा बताने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। लेकिन गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस से लगाना होता है, क्लोज है ही नहीं। ये हेमिस्फीयर लेके आऊं मैं, देख ऐसे देख, ये हेमिस्फीयर है ना, ये देख आधा कटा हुआ है, हेमिस्फीयर फील कर पा रहे हो? यहां पे चार्ज रखा है तो गॉस लॉ नहीं लगेगा, गॉस लॉ क्लोज सरफेस लगता है। तो सर इसको और नीचे कर लेते हैं ना, और इधर से पट्टी लगा देते हैं। अबे रामलाल, वो बोला है ना हेमिस्फीयर के सेंटर पर रखा, मतलब सेंटर पे रखा है, तो क्या करें? इसको क्लोज करते हैं। तो किसी चीज को क्लोज कैसे करते हैं, घेरते कैसे हैं? तो घेरने का एक तरीका होता है बेटा, सीधा सीधा देखना। एक सॉरी हेमिस्फीयर पे नजर चला गया था, एक हेमिस्फीयर, ये रामलाल का मुंडी भी है यहां, इस रामलाल का मुंडी बचा बस। तो सुनना ढंग से, क्लोज करना है। जैसे मान लो कि तुम्हें किसी को पीटना है, घेरना है, तो घेरने के लिए क्या, तो मान लो गली से आ रहा तो तुम उसके आगे आके खड़े हो जाते हो, आओ। अब तुम भाई साहब भारी आदमी, जिसको घेर रहे हो वो कमजोर आदमी, तो क्या करेगा? पीछे से निकल लेगा, भाग जाएगा। तो सर पीछे भी किसी को खड़ा करा देंगे, तो पीछे से भी खड़ा करा दो, तो साइड में गली से निकल जाएगा, तो इधर भी खड़ा करा दो, इस तरफ भी खड़ा करा दो, ऊपर पोल पे चढ़ता हुआ चला जाएगा तो ऊपर भी खड़ा करा दो। मतलब पूरा घेरना है, उसको क्लोज कर लेना है। ठीक है सर। अब क्लोज करते समय ये भी आप नहीं कर सकते कि ऊपर हेमिस्फीयर तो बड़ा है, ये देखो बड़ा हेमिस्फीयर, और सर क्लोज करना है, इसको कूटना है ना, तो काम करते इधर छोटा हेमिस्फीयर लगा देते। माय गॉड, ऐसा ऐसे क्लोज कर सकते हैं क्या? तो साहब चार्ज को इस हेमिस्फीयर पे रख के आप अगर इस तरीके से क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो क्लोज तो हो जाएगा लेकिन ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे मान ले किसी को कूटना है, तो इधर तो खड़ा हो गया और उधर अपने 5 साल छोटे भाई को खड़ा करा दिया, है ना। ऐसे मान ले कि यहाँ पे एक आदमी है, मतलब ये क्यों है, जिसको कूटना है, तो बहुत भारी आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया डंडा लेके, और इधर तेरा गोलू
2 साल का, सॉरी 5 साल का भाई को खड़ा कर दिया, तो आदमी क्या करेगा? तुम्हें देख के यू टर्न लेगा और तुम्हारे भाई को उठा के फेंक देगा और निकल लेगा। तो ऐसा नहीं कि घेरते समय आपको सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स लेने होते हैं, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट लेने होते हैं। तो आप क्या करेंगे साहब, एक ऑब्जेक्ट ऐसा लेंगे और दूसरा स्फेयर ठीक इसी साइज का नीचे से लेंगे और इन दोनों को आप चिपका देंगे। यहां पे चार्ज क्यू है तो कंप्लीटली इनक्लोज्ड हो जाएगा। तो इन दोनों से मिला के 2 हेमीस्फेयर से फ्लक्स पास करेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों एग्जैक्ट सिमेट्रिक है तो 1 हेमीस्फेयर से फ्लक्स पास करेगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है। और साहब नीट में एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल बार बार हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ये रहा फ्लक्स कितना गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान है। ठीक है साहब, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक क्यूब लिया और क्यूब के सेंटर पे रख दिया। सर सेंटर पे रख के पहले सीखेंगे सर, सेंटर। चलो क्यूब के सेंटर पे चार्ज रख दिया। इतने सवाल करा दूंगा ना कि कंसेप्ट में थोड़ा डाउट भी रहेगा ना, आंसर याद हो जाएगा। सेंटर पे रख दिया और यहां पे फेज बना लिए A, B, C, D, E, F, G, H। कितने फेज बनते हैं ये? सर 6। हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो फ्लक्स पास कराना है, तो क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट करेगा, चाहे वो कैसा भी क्लोज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो कहता है गॉस लॉ। समझ आया? बहुत आसान है बेटा गॉस लॉ, इसलिए मैं फील करा रहा था। डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फील आ जाए। अब मैं बोलूंगा अगर एग्जैक्टली सेंटर पे रखा है ये, तो एक फेज से जैसे ABCD ले ले, तो इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा? तो अगर चार्ज को एग्जैक्टली सेंटर पे आपने रखा है तो जो फ्लक्स पास कर रहा होगा सारे फेज से वो सिमेट्रिक फॉर्म में करेगा। तो एक फेज से कितना पास कर रहा होगा? तो एक क्यूब से डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स, तो 6 एप्सिलॉन नॉट। Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इज अ करेक्ट आंसर। Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इज अ करेक्ट आंसर। इतना फ्लक्स पास कर रहा होगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको ये कहानी समझ आ गया? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास कर रहा होगा अगर चार्ज को मैं सेंटर पे रखूं तो एक फेज से। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि चार्ज को ना थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा रामलाल, थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा नीचे इस फेज के पास, थोड़ा सा बाहर नहीं बे, चार्ज अंदर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा नीचे। ठीक है सर, बुझा गया? तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? फ्लक्स जो पास करेगा वो करेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लो बिल्कुल सही है, पूरे क्यूब से। लेकिन अगर मैं पूछूं इस फेज से कितना करेगा, ABCD फेज से, एक फेज से इससे फ्लक्स कितना पास करेगा, तो सर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा कट करेगा। इससे पास आ गया ना, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है तो इससे दूर दूर कट करेगा। मैं 2-4 बना के दिखा, तो मान ले चार्ज यहां पे है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेगा। देखो ऐसे ऐसे, और ऐसा ही ऊपर उधर बनाऊंगा, ऐसा इधर बनाऊंगा। तो देखो इतना फील्ड लाइंस, तो ये इसमें तो 3 ही कट करे, 2 ही कट करे। यहां पे क्राउडेड लाइन है तो यहां से फ्लक्स ज्यादा जाएगा। तो एग्जैक्ट कितना जाएगा आप नहीं निकाल सकते क्योंकि क्लोज सरफेस तो है नहीं, लेकिन ज्यादा जाएगा आपको पता है। तो आप कहेंगे कि फाई जो है अगर सेंटर पे होता तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होता, एक फेज से Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन ये थोड़ा सा पास आ गया है तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट से थोड़ा ज्यादा करेगा। बस इतना ही आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पे चार्ज रख दिया साहब फेज के सेंटर पे। देखो ABCD ये फेज है, उसके सेंटर पे ये चार्ज रख दिया। जैसे मान लो यहां पे है, ऐसे देखो यहां पे चार्ज रखा है, तुम्हें शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा हो पता नहीं, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता थोड़ा। यहां पे चार्ज रखा है, ठीक है। इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा ये स्फीयर लाएंगे, सॉरी ऐसा ही क्यूब लाएंगे और इसको यहां पे जो चार्ज रखा है उसको ऐसे चिपका देंगे। तो एग्जैक्टली 2 क्यूब के सेंटर पे आके चिपक जाएगा। तो 2 क्यूब लगेंगे इसको कंप्लीटली घेरने के लिए। तो क्यूब आई बोलो 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 रामलाल, बोलो 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 बोलो, Q बाई 6 एप्सिलॉन, सॉरी Q बाई एप्सिलॉन नॉट पास करेगा। तो एक क्यूब से कितना होगा, 2 क्यूब से कंप्लीटली इनक्लोज हो गया था, दोनों क्यूब आपका सिमेट्रिक था, तो एक क्यूब से करेगा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सवाल तो हो गया साहब, लेकिन इसके और एनालिसिस करें और मैं आपसे पूछूं कि ABCD से कितना फ्लक्स पास करेगा। एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा सर, टोटल का आधा, और जो टोटल का आधा फ्लक्स पास किया है उसका कितना हिस्सा इस फेज से पास करेगा, 0।
तो ये गया कहां से था सर फ्लक्स, देखो चार्ज यहां पे रखा हुआ है। तो एग्जैक्टली तुम देखो ना बेटा, ये प्लेट है, तुम एक बार खुद से करके देखो। एक पेपर लो, पेपर करो ये एक्सपेरिमेंट, एक पेपर लो और पेपर पे चार्ज मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाओ और 3 डायमेंशनल स्पेस में बनाओ। तो जितने इस प्लेन में जाएंगे वो तो एरिया को कट कर नहीं रहे, थोड़ा सा आएंगे तो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे मतलब नीचे जाएगा, कोई भी फील्ड लाइन इसको कट नहीं करेगा। तो क्यूब से पास कर रहा है, टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का हाफ, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कर रहा, क्यूब से कर रहा। लेकिन क्यूब से एग्जैक्टली इस वाले फेस से देखेंगे, ए बी सी डी, इस वाले फेस से देखेंगे तो फ्लक्स कितना पास करेगा, 0। हाँ, इससे तुमसे पूछे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहां से फ्लक्स पासिंग थ्रू ई एफ जी एच इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है ना, ये हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जिस फेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखा है उससे हो जाएगा 0। अब देखो चार्ज को यहां रख दिया सामने, साइड के मिड पे। साइड का मिड का मतलब है कि मान लीजिए कि ये आपका क्यूब है, यहां ये आपका क्यूब है। तो पहले चार्ज कहां रखा था, तो इस क्यूब के सेंटर पे यहां पे चार्ज रखा था, यहां पे क्यूब के सेंटर पे यहां पे चार्ज रखा था। अब चार्ज कहां रख रहा है, यहां पे रख रहा है। तो क्या 2 से क्लोज हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, यहां पे रखा है ना। तो क्लोज करने का मतलब ये नहीं होता कि यहां पे मान लीजिए ये क्यूब है, क्यूब के यहां पे कोई चार्ज रख दिया हमने, तो इसको क्लोज करने के लिए अपन लाएंगे एक सिलेंडर चिपका देंगे, नहीं चिपका सकते, सिमेट्रिक सरफेस लेते हैं। तो अब इस साइड पे यहां है, तो सिमेट्रिक सरफेस लेने के लिए एक यहां पे क्यूब रखेंगे, ऐसे यहां पे चार्ज है ना, अगर तो एक क्यूब यहां पे रखेंगे, उससे ये कंप्लीटली इनक्लोज नहीं होगा। तो जैसे यहां पे 2 क्यूब है, ऐसे 2 क्यूब और लगाना पड़ेगा, सेम ही साइज का लगाया, देखो ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो ये सारे इनक्लोज हो जाएंगे बीच में। तो कितने क्यूब आएंगे इस पर क्यूब आएंगे सर 4, एक जस्ट यहां पे जिसके पीछे वाले साइड लेंथ पे एक चार्ज आएगा, तो 2 इधर से 2 इधर से, तो 4 क्यूब चाहिए और 4 क्यूब इसको कंप्लीटली इनक्लोज करेगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो साहब एक क्यूब से कितना आएगा, एक क्यूब से आएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब से आएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एक क्यूब से आएगा। ठीक है सर। अब यहां पे चार्ज रख दिया हमने कॉर्नर पे, क्यूब के कॉर्नर पे। देखो दिक्कत होते जा रहा है, समझना, फील करना बेटा, कि जब मैंने क्यूब के अंदर चार्ज रखा तो एक ही क्यूब से पूरा इनक्लोज था, क्यूब के अंदर सेंटर पे रखो या कहीं भी रखो एक ही चार्ज से पूरा इनक्लोज है। अब इसको क्यूब को उठा के मैंने यहां पे रखा था, तो एक फेज के सेंटर पे रखा, तो दूसरा क्यूब ऊपर से चिपका दिया तो पूरा इनक्लोज हो गया, तो 2 क्यूब चाहिए थे। तीसरा चार्ज मैंने यहां रख दिया, इस साइड लेंथ के बीच में रख दिया, तो ऐसे कितने क्यूब चाहिए थे इनक्लोज करने के लिए, तो ऐसे 4 क्यूब चाहिए थे, एक ये, दूसरा इसके पीछे, तीसरा यहां, चौथा यहां, चार्ज 4 क्यूब से इनक्लोज हो गया था। अब मैंने कॉर्नर पे रख दिया तो दिखते बढ़ती जा रही, कॉर्नर पे रखने पे अब कितना चाहिए होगा, तो कॉर्नर बड़ा समस्या वाली चीज है। देखो बेटा यहां पे रख दिया तुम्हें, तो यहां पे रखने से, जैसे यहां रखने से, तो ऊपर इसी क्यूब का हिस्सा ऊपर और नीचे दोनों मिलकर इसको इनक्लोज कर तो रहा था ऊपर से और नीचे से, लेकिन यहां रख दोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि एक ही कोऑर्डिनेट में नीचे क्लोज कर पा रहा। इसको इनक्लोज करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे ध्यान से, अगर इस कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो एक क्यूब यहां से लगाना पड़ेगा, ये पीछे से कवर हुआ, एक क्यूब यहां लगाना पड़ेगा और एक क्यूब यहां लगाना पड़ेगा। तो इस कॉर्नर वाले शेप को देखिए ध्यान से, अब देखो ध्यान से, तो इस यहां पे जो चार्ज था, यहां पे जो चार्ज था वो इधर 1 2 3 4 से आधा ही कवर हो पाया। तो ऐसा सिस्टम इस तरफ से क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब यहां एक है तो ये एक है, तो एक यहां लगाना पड़ेगा 2, एक इधर लगाना पड़ेगा 3 और एक यहां लगाना पड़ेगा 4। 4 से ये नीचे से पूरा बाउंड्री से कवर हो गया, और एग्जैक्टली कवर करने के लिए ऐसे 4 क्यूब और ऊपर लगाएंगे। कितने क्यूब और ऊपर लगाने पड़ेंगे, 4 क्यूब और ऊपर लगाने पड़ेंगे। जिसको समझ आ गया ना बेटा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका। लेकिन जिसको नहीं समझ आ रहा है ना, समझो, नीट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो टोटल 8 क्यूब चाहिए होंगे जिससे फ्लक्स पास करेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से कितना पास करेगा, सिर्फ एक क्यूब से कितना पास करेगा, तो एक क्यूब से पास करेगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो करेगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल मैंने पहले ले लिया। एक रिंग है, क्या है साहब, रिंग है। रिंग पर टोटल चार्ज है Q और रिंग का रेडियस है R। देखो ये ऐसे ऐसे प्लस प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और रिंग का रेडियस है R।
एक मैंने लिया हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर सेम रेडियस का, और हॉलो स्फीयर का सरकमफ्रेंस सेम रेडियस का होने की वजह से हॉलो स्फीयर का सरकमफ्रेंस रिंग के सेंटर से पास कर रहा, और रिंग का सरकमफ्रेंस हॉलो स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है, ये रेडियस है। तो इस हॉलो स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा? आओ मुन्ना, मजा आएगा। इस हॉलो स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा? तो फ्लक्स पास करेगा इस हॉलो स्फीयर से, हेलो स्फीयर से, कैसे बताऊं, करके दिखाऊं कि डायरेक्ट मैं समझा दूं? क्या करूं क्या करूं क्या करूं? देख, मान लीजिए रिंग है, क्या है बेटा? रिंग है, और ये हॉलो स्फीयर, ओ वो रुक जा भाई, और ये तेरा हॉलो स्फीयर है। ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा कि ये 1/3 हिस्सा कवर कर रहा होगा? नहीं लग रहा? तो देख, दूसरा स्फीयर ले इसी साइज का और यहां से चिपका दे, तीसरा स्फीयर ले इसी साइज का और यहां से चिपका दे, थोड़ा सा साइज और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब आराम से फील कर इस बात को कि हमें क्या करना होता है। ये सिस्टम बना के दिया, तो इस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये जो हॉलो स्फीयर है इनको आगे ले जाते ना, हॉलो स्फीयर फिक्स हो गया और रिंग फिक्स हो गया। मेरे से बोला है कि इस रिंग पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिंग का रेडियस है आर। अब एक हॉलो स्फीयर लिया जिसका रेडियस भी आर है और उसका सरकमफ्रेंस रिंग के सेंटर से पास कर रहा है, ये डायग्राम बना के दे दिया। अब बोला कि इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो चार्ज जो भी था क्यू रिंग पर वो क्या पूरा इंक्लोज हुआ है? नहीं सर, पूरा इंक्लोज कहां हुआ? ये रहा क्यू 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 क्यू, यहां पे क्यू 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 क्यू, पूरा इंक्लोज तो हुआ ही नहीं। तो कितना इंक्लोज हुआ? तो देखो, ये था तुम्हारा रिंग, ये था तुम्हारा रिंग, तो रिंग का कितना चार्ज एक स्फीयर से इंक्लोज हो रहा है? 1/3 सर, 1/3। पहली बात तो ये 1/3 चार्ज इंक्लोज हो रहा है। दूसरी बात, क्या ये तीनों ही सिमेट्रिकल स्फीयर हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि एक स्फीयर से जो फ्लक्स पास करेगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट का 1/3 करेगा। हाँ देखो ना, सिमेट्रिक स्फीयर है, तीनों का सरकमफ्रेंस यहां से पास कर रहा, तीनों का रेडियस है। तो देखो जी, टोटल चार्ज Q था, तो देखो 1/3 यहां आ गया, 1/3 यहां आ गया, 1/3 यहां आ गया। समझ तो आ रहा है यार? 1/3 पास करेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये समझिएगा, एक कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर है। बढ़िया सवाल करा रहा हूं, खुद बनाए, ढंग का सवाल है, मजा आ जाएगा। देखिए, एक कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर है, टोटल चार्ज है इसका 0। ठीक है साहब, टोटल चार्ज क्या है? 0, इस पे कोई चार्ज नहीं। एक गॉसियन सरफेस मैंने यहां पे बनाया, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज नहीं होता, लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाया, तो बताओ गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा? कितना पास कर रहा होगा फ्लक्स? 0। क्यों साहब? तो देखो, न्यूट्रल स्फीयर का मतलब क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे खूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो नेट चार्ज कितना इंक्लोज करेगा? ये 0। ठीक है, सवाल ये नहीं, अभी तो समझा रहा हूं। अब एक लाया कंडक्टिंग रॉड, इसको टच नहीं कराया, मतलब एक रॉड लाया, चार्ज्ड रॉड, जिसमें टोटल चार्ज था कुछ Q0। ठीक है, उसको मैं धीरे धीरे पास लेके आया। तो अब इस गॉसियन सरफेस से, क्लोज गॉसियन सरफेस से कैसा फ्लक्स पास करेगा? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या कैनॉट से। 4 ऑप्शन है तेरे पास। फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज 0, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज नेगेटिव, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज पॉजिटिव। इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कैसा पास करेगा? तो सुनो, इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? इंडक्शन का प्रोसेस ये होता है कि एक न्यूट्रल कंडक्टर लेते हैं, उसके पास एक चार्ज रॉड को लेके आते हैं, तो ये कुछ को अपने पास खींच लेता है और कुछ को दूर भगा देता है, और वहां पे इंडक्शन आपका खत्म नहीं होता। इंडक्शन के लिए फिर आप उसको ग्राउंड करते हैं और फिर इस रॉड को हटा देते हैं, वो इंडक्शन का पूरा प्रोसेस है। तुमसे कभी बोले ना, सुनो ध्यान से सुनना, मैंने एक डाउट देखा था कहीं कि बच्चा पूछ रहा था, तो डाउट था, तो ध्यान से सुनो, अभी मैं समझा रहा हूं। एक मान ले कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, और सिंपल रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए, इसको टच नहीं करा रहा, आप दूर रखे हो, तो इसमें नेट चार्ज कितना इंड्यूस होगा? नेट इंड्यूस चार्ज। सिर्फ इतना बोला कि नेट इंड्यूस चार्ज बताओ। अगर एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के पास, न्यूट्रल कंडक्टर के पास एक चार्ज रॉड को लाते हैं, तो इसमें नेट इंड्यूस चार्ज बताओ। तो आपको कहना है कि इसमें से नेट इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी।
क्यू इंड्यूस जीरो आएगी। आप कहेंगे सर नेट इंड्यूस तो प्लस है तो माइनस आना चाहिए। बेटा माइनस तब जब वो इंडक्शन का प्रोसेस पूरा करेगा, इसको यहाँ पे रखेगा इंसुलेटिंग स्टैंड पे, फिर जब इसको लाएगा तो माइनस यहाँ आएगा, प्लस यहाँ जाएगा, फिर इसको अर्थ करोगे, अर्थ करने के बाद चार्ज फ्लो कर जाएगा, फिर आप इसको बाहर ले जाओगे तो निगेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है इंडक्शन के। तो कहेगा कि इंडक्शन कराया है पूरा, तो इंडक्शन बोले तो आपको बोलना है कि प्लस की वजह से माइनस इंड्यूस होगा। लेकिन बोले कि जस्ट पास लाया तो बताओ कितना इंड्यूस होगा, तो जस्ट पास लाया तो जीरो इंड्यूस होगा। तो इस रॉड को मैं यहां पे पास लाता हूं, टच नहीं कर रहा, तो यहां पे कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज थे वो यहां आ जाएंगे, प्लस से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां पे एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो निगेटिव चार्ज बोलेंगे, और डिफिशियंसी ऑफ उतना ही इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, उसको अपन पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। और अपने से पूछा है कि क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से फ्लक्स बताओ। जब ये रॉड को यहां पे रख दिया तो नेट चार्ज तो इसका जीरो है अभी भी। अब कितना होगा इसका नेट चार्ज? नेट चार्ज जीरो होगा, क्योंकि बाहर कूद के तो नहीं आएगा ना चार्ज, और ये अभी भी आइसोलेटेड है, किसी से कांटेक्ट में नहीं है। हाँ, हुआ क्या है कि पास आया एक रॉड तो टच थोड़ी ना किया है, अभी भी आइसोलेटेड ही बोलेंगे इसको। यहां का चार्ज उस पर कूद के नहीं गया है, और यहां पे चार्ज कहीं बाहर से अर्थ से नहीं आया है, यहां पे चार्ज रॉड से नहीं आया है, यहां पे चार्ज जीरो था अभी भी जीरो है। चार निगेटिव यहां आएगा तो चार पॉजिटिव यहां आएगा। और जब क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिखते हो तो आप क्या कहते हो? क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिखते हैं तो इस गॉसियन सरफेस से इनक्लोज चार्ज को लेंगे। गॉसियन सरफेस यहां से है तो इसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा ये इंक्लूड होगा और पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। ये माइनस चार्ज बाहर है तो बाहर वाले चार्ज अपन फ्लक्स में लिखते ही नहीं। phi इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो पॉजिटिव फ्लक्स पास करेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल है। अ लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रिंग, अ लॉन्ग स्ट्रिंग, ओहो लॉन्ग स्ट्रिंग विद अ चार्ज लेमडा पर यूनिट लेंथ। लेमडा इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक लॉन्ग स्ट्रिंग है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियरली, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, पासेस थ्रू एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ एज ए। इमेजिनरी क्यूब से पास कर रहा है जिसका एज का लेंथ है ए। देन मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब विल बी। मैक्सिमम कितना फ्लक्स पास कर सकता है? तो अभी बताओ, जब ये रॉड बाहर तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना पास करेगा? जीरो। जब इस रॉड को आप लेके जाओगे और ऐसे तो आपने घुसा दिया रॉड को, मान लो ऐसे, तो देखो यहां पे जो लेंथ इंक्लूड होगा वो क्यूब के साइड लेंथ के बराबर होगा। क्या होगा साहब? क्यूब के साइड लेंथ के बराबर होगा। तो सर फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज जो यहां से यहां तक आया वो उसको अपन इंक्लूड करना है। टोटल चार्ज क्या होगा? तो पर यूनिट लेंथ में चार्ज है लेमडा, तो टोटल चार्ज होगा आपका लेमडा इंटू ए, लेमडा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज होगा, ये चार्ज होगा लेमडा अपॉन ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज होगा। लेकिन ये मैक्सिमम फ्लक्स नहीं है, क्योंकि क्या फ्लक्स मैक्सिमम तभी होगा जब आप लेमडा को मैक्सिमम करें। नहीं, लेमडा तो कांस्टेंट है, तो इनक्लोज लेंथ को मैक्सिमम करें। और इनक्लोज लेंथ कब मैक्सिमम होगा? जब साहब इस स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ अंदर में आ जाए, और मैक्सिमम लेंथ बेटा अंदर में तभी आएगा जब इसको बॉडी डायगोनल से पास कराओगे, तो यहां से यहां तक इसका लेंथ आ जाएगा इनक्लोज्ड। तो अब इससे जो फ्लक्स पास होगा वो होगा लेमडा इंटू रूट 3a बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज कितना आया है तो लेमडा इंटू टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ बॉडी डायगोनल के लॉन्ग रूट 3a हो जाएगा। आसान सवाल था ये। चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एज ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब? अरे यार, सेंटर ऑफ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एज। ओहो, ये मैंने करा दिया तुम्हें, ये मैंने करा दिया। सेंटर ऑफ एज मतलब यहां पे चार्ज रखा है, तो बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा? phi इज इक्वल टू 1 2 3 4, phi इज इक्वल टू 1 क्यूब से q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये करा दिया बेटा, खूब समझा दिया तुम्हें। ये सवाल बढ़िया है। A charge q is placed at the distance a by 2 डिस्टेंस ऊपर, above the center of a horizontal square surface of as a। एक horizontal square surface है, देख इधर, horizontal square surface है a साइड लेंथ का, उससे a by 2 हाइट पे एक चार्ज प्लस q रख दिया, तो टोटल फ्लक्स इससे कितना पास करेगा पूछा है। तो भाई साहब गॉस लॉ तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो पूरा इनक्लोज करेगा ही नहीं। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे प्लेट सिमेट्रिकली प्लेस करके, मतलब यहां से a by 2 नीचे तो a by 2 यहां पे रख के, a by 2 इधर रख के, a by 2 यहां पे रख के, a by 2 यहां पे रख के, यहां पे रख के, यहां पे रख के, यहां पे रख के, क्या कंप्लीटली इनक्लोज हो जाएगा? और हो जाएगा तो कितने ऐसे प्लेट लगेंगे साहब? लगेंगे 6। और असल में आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है, असल में आपको बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि आप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हैं। देख इधर, यहां पे चार्ज है क्यू तेरा, और इससे फ्लक्स पूछा है, साइड लेंथ है a by 2, तो रामलाल कुछ नहीं है, ये एक क्यूब का ही
फेज है। देख ऐसे ही तो है, तो इससे कितना फ्लक्स पास करता है, निकाला तो था क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से पास करेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ढंग से पढ़िए, मजा आ जाएगा। फिगर हेयर शोज अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक प्लस क्यू चार्ज को हेमिस्फीयर के सेंटर पे रखा, देखिए एक प्लस क्यू चार्ज को हेमिस्फीयर के सेंटर पे रखा है। सेकेंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन, वन ऑफ द पोजीशन मतलब कैपिटल क्यू चार्ज को, इस कैपिटल क्यू चार्ज को इसके वन ऑफ द पोजीशन में डालना है, ए बी सी डी ई में कहीं भी डालना है। इन विच पोजीशन, अगर एक एक बार रखो, ए पे रखो या बी पे रखो, सी पे रखो, डी पे रखो या ई पे रखो, एक ही बार रखना है, एक ही जगह पे रखना है। इन विच पोजीशन ऑफ द सेकेंड चार्ज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस रिमेन्स अनचेंज्ड। भाई साहब पानी निकल जाएगा सवाल सॉल्व करते करते। अरे दादा देखो, इस क्यूब से इस हेमिस्फेरिकल कर्व्ड सरफेस से बोला होगा, इन विच पोजीशन द सेकेंड चार्ज ऑफ द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द हेमिस्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ और सिर्फ हेमिस्फेयर का रीजन ये इंक्लूड कर रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है हेमिस्फेरिकल, ये सरफेस हमारे पार्ट का नहीं है, कर्व्ड पार्ट ये प्लेनर पार्ट हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। यहां पे क्यू चार्ज रख दिया तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा हो, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सब आपसे पूछा है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स पास कर रहा है, अगर मैं ए पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज रख दूं तो क्या फ्लक्स चेंज होगा कर्व्ड सरफेस से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो बताइए, ध्यान से सुनिएगा। इस कर्व्ड सरफेस से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जब यहां से आप ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो ऐसे पास करेगा। कोई भी ऐसा फील्ड लाइंस आप ड्रॉ नहीं कर सकते जो सरफेस को दो बार क्रॉस ना किया हो। कर्व्ड सरफेस को मान लीजिए कि यहां पे एक बार क्रॉस किया, देखो यहां पे अन करा तो यहां पे आउट होगा, यहां पे इन किया यहां आउट होगा, यहां इन किया यहां आउट होगा, यहां इन किया यहां आउट होगा, दो बार कट कर रहा है। अरे अंदर गया तो बाहर भी तो जाएगा कर्व्ड सरफेस से, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आप बोलेंगे ए सही है, मतलब ए पर अगर कैपिटल क्यू चार्ज रखे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। सर बी क्यों नहीं है? तो आओ समझाता हूं रामलाल, बी क्यों नहीं है। मान लो तुमने बी पे प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, ध्यान से देखना, वो यहां पे आके कट करेगा एक तो, और फिर यहां से बाहर निकल जाएगा। मजा नहीं है, बनाता हूं, चिंता मत करो। यहां पे आके अंदर आया और यहां से बाहर निकलेगा, तो कर्व्ड सरफेस से बाहर नहीं निकल रहा, प्लेन से बाहर निकल रहा। इसने कर्व्ड सरफेस को एक ही बार कट किया, बहुत सारे ऐसे फील्ड होंगे, ये देखो दो बार कट भी करेगा, यहां पे देखो ऐसे बाहर आएगा, तो कर्व्ड सरफेस को एक ही बार कट कर रहा है, तो कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। बात कर्व्ड सरफेस की है, तो मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाहता हूं कि अगर ए पे चार्ज रखोगे तो कोई भी फील्ड लाइंस आप नहीं प्लॉट करें जो कर्व को एक ही बार कट करेगा, दो बार कट करेगा हमेशा। ई पे रखे तो भी ये कर्व को एक बार कट करेगा, लेकिन आप दो बार कट करेगा। बी सी और डी पे कहीं भी रखो तुम चार्ज, वो कर्व को सिर्फ एक बार ही कट कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे फील्ड लाइंस होंगे, बहुत सारे फील्ड लाइंस ऐसे भी होंगे जो कट भी नहीं करेगा, जरूरत तो नहीं क्यू से फील्ड लाइंस इधर भी निकलेगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो एक ही बार कट करेगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो दो बार कट करेगा। देखो यहां पे आया, यहां से गया और यहां बाहर निकला, तो दो बार तो कट किया ना ये फील्ड लाइन। तो कर्व्ड सरफेस पे एक बार अंदर एक बार बाहर, तो टोटल फ्लक्स इस लाइन का जीरो होगा, लेकिन ये इस लाइन तो है जो एक ही बार कट कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स चेंज हो जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बी सी डी पर, लेकिन ए और ई पर चेंज नहीं होगा। S1, S2, S3 are the three concentric sphere cell as shown in figure. S1 and S2 have a charge 4q and 8q respectively, whereas S3 is unchanged. Find the ratio of net flux passing through S1 and S3. S1 and S3 से net flux इतना पास करेगा, तो flux is equal to q in by epsilon नॉट होता है। तो जब आप S1 से फ्लक्स देखेंगे तो उस पर चार्ज है 4q, तो वो होगा 4q बटा एप्सिलॉन नॉट। जब आप S3 से देखेंगे तो S3 में ये और ये दोनों चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, तो ये होगा आपका 12q बाय एप्सिलॉन नॉट। डिवाइड करेंगे तो q बाय एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। 1:3 इज अ करेक्ट आंसर। 1:3 इज अ करेक्ट आंसर। 1:3 इज करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर होगा। समझ में आई आपको? 1:3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए साहब, अ चार्ज q इज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। अब थोड़ा सा मजा वाला सवाल आ रहा है। देखो बेटा, अपने को सवाल करना पड़ेगा। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा देने से मैं तुम्हें फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करा दूं तो क्या सारे सवाल तुम अपने आप कर लेते? आसान नहीं है। और तो जाके देख ले कोई भी टॉपिक, ये फ्लक्स की ही बात कर लो, फ्लक्स की बात कर लो, चलो फ्लक्स की ही बात कर लो और घूम के भटक के देख लो, कहीं भी किसी ने भी इतने इलस्ट्रेशन करा दिए होंगे तो बताना, इतने इलस्ट्रेशन करा दिए होंगे तो बताना। और समझने की कोशिश करो बेटा,
जो भी शेड्यूल फॉलो करते हुए यहां तक आ गया है ना, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और रफ्तार में आ गया। क्यों भाई? क्योंकि अभी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया यार। एग्जाम कब होगा? हो सकता है जून लास्ट और जुलाई में हो। तो कितना समय है सर अभी से? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना है। लेकिन आपका सिलेबस तो अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। हम 12th में इंटर कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट भी खत्म होने वाला है। तो फटाफट अगर मैं टॉपिक और फॉर्मूला पढ़ा देता, तो टॉपिक और फॉर्मूला तो बेटा किताबों में भी है, XYZ हर जगह बताया जा रहा है। तो टॉपिक, फॉर्मूला का चार्ट, डेरिवेशन तो हर जगह है ना। हम यहां पे क्यों आए हैं कि हम पहले कंसेप्ट को फील करें, फॉर्मूले को विजुअलाइज करें, फिर फॉर्मूले पे 10 सवाल करें, और 10 सवाल करने में समय लगेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो मैंने कितने वेरिएशन करा दिए तुमको। चार्ज क्यू इज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, ये कैपिटल क्यू चार्ज कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे रखा है मैंने। देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द दो सरफेस नॉट टचिंग द चार्जेस। सुनो, एक क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा वो करेगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने समझा दिया है। अब इससे 6 फेज हैं, लेकिन जिसके कांटेक्ट में रखा है ये वाले फेज से फ्लक्स पास करेगा 0, इस वाले फेज से भी फ्लक्स पास करेगा 0, और पीछे का जो फेज आएगा उससे भी फ्लक्स पास करेगा 0, और 3 फेज एग्जैक्टली इसके अपोजिट तरफ होंगे। देखो थोड़ा फील करो, यहां पे समझो। यहां पे मान लो चार्ज रखा है मैंने, तो इस चार्ज से ये जो फील्ड लाइंस बनेगा, इससे फ्लक्स बोलो 0, इस यहां पे चार्ज है तो इसके प्लेन में फील्ड लाइंस आएगा, वहां से फ्लक्स 0, यहां से भी फ्लक्स 0। तो 1 2 3 इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये ऐसे देखो, यहां पे चार्ज रखने का मतलब यही हो गया ना कि इस फेज मतलब इस स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर पे चार्ज है, तो इस स्क्वायर प्लेट से फ्लक्स 0 पास करेगा। यहां पे चार्ज रखा तो इससे भी 0 पास करेगा, यहां पे चार्ज रखा 0 पास करेगा, और यहां से ये वाला फेज से फ्लक्स पास करेगा, नीचे वाला फेज से करेगा, और इधर वाले फेज से करेगा। तो 3 ऐसे फेज है, उससे करेगा और सिमेट्रिक करेगा। तो कितना फ्लक्स हो जाएगा? इसका भी 1/3, 6 पार्ट नहीं बोल सकते, एक फेज से, और वो भी इससे जो डायरेक्ट टच में नहीं है, उस एक फेज से जो फ्लक्स पास करेगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/3। क्योंकि क्यूब में जो 3 फेज हैं वो फ्लक्स पास करा ही नहीं रहे, 3 ही फेज फ्लक्स पास कराएंगे, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है और तुक्का भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि पूरे क्यूब से जा रहा है तुम्हारा Q/8, तो उससे ज्यादा 6 तो होगा नहीं। अरे ऑप्शन गलत लिख दिया, ये यहाँ कुछ Q/एप्सिलॉन नॉट था, वो होगा नहीं, ये होगा नहीं। Q/8 एप्सिलॉन नॉट तो पूरे क्यूब से जा रहा, तो एक फेज से कम ही जाएगा, और 24 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। लॉजिकली भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, AIPMT का पूछा हुआ सवाल है, सवाल पढ़िएगा प्लीज। अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q, अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q कूलम विद इन इट इफ अस इज द इलेक्ट्रिक, अस नहीं बे, फाई बकलोल, कोई बात नहीं, मुझे पता है फाई होगा। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी से, कर्व्ड सरफेस से, इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ यूनिट वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी फ्लक्स का यूनिट होता है, मैं समझाऊंगा जब मैं वोल्ट समझाऊंगा, पोटेंशियल समझा दूंगा तो बता दूंगा। देखो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है आपका E इनटू एरिया, और E होता है बेटा V/L, और एरिया मतलब 2 लेंथ, लेंथ से एक लेंथ कटेगा तो मीटर बचेगा, और V है तुम्हारा वोल्ट, तो वोल्ट इंटू मीटर। फ्लक्स का एक यूनिट वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। यहां पे कहीं चार्ज रखा है Q, चार्ज Q कूलम विद इन इट, इससे कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स 5 पास कर रहा है, इस कर्व्ड सरफेस से 5 फ्लक्स पास कर रहा। देखो ये सिलेंडर है, मैं बता देता हूं, देखिए ये सिलेंडर कल मान लो, ऐसे मान लो ये सिलेंडर है, ऐसे ना, देखो अब यही सिलेंडर मिला तो अपन क्या करें, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर में क्या किया कि चार्ज लिया और इसके सेंटर पे रख दिया, यहां पे इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया। तो इस सिलेंडर में टोटल फ्लक्स जो पास करेगा पूरे सिलेंडर से, वो कितना करेगा? तो पूरे सिलेंडर से फ्लक्स पास करेगा Q/एप्सिलॉन नॉट, पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स पास करेगा Q/एप्सिलॉन नॉट करेगा। लेकिन इस पूरे सिलेंडर में 3 सरफेस है, कौन कौन से? तो देखना यहां पे ढंग से समझो। एक है तुम्हारा ये कर्व्ड सरफेस, देखो ये कर्व्ड, एक है ये प्लेन, और एक है दूसरा ये प्लेन। देखो भाई, एक ये प्लेन हुआ, एक ये प्लेन हुआ, और एक कर्व्ड हुआ, तो 3 हिस्सा है, और जिसमें से 2 प्लेनर वाला हिस्सा आइडेंटिकल है। तो आप लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स को अपन 3 भाग में बांटेंगे, 2 भाग तो हो गया प्लेनर वाला, और एक पार्ट हो गया आपका कर्व्ड वाला, और दैट इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो कर्व्ड से अपने को फाई दिया है, तो फाई को उधर ले जाएंगे अपन, फाई को इधर ले जाएंगे, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेनर एरिया इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, ये ये देखो Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और बटा 1/2
क्योंकि 2 इंटू प्लेन बराबर ये फ्लक्स आएगा। अरे टोटल फ्लक्स में से कर्व्ड का माइनस कर दूंगा, टोटल फ्लक्स में से कर्व्ड का माइनस कर दिया तो बचा ये दोनों प्लेन से फ्लक्स पास करने वाला, तो एक प्लेन से कितना जाएगा, इतना जाएगा। आंसर होगा कि देखो ये रहा क्यू एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 इंटू हाफ। बहुत ईजी है साहब, बहुत ईजी है। अब अपन आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे। तो गॉसियन सरफेस भी कभी कभी पूछ देते हैं कि पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा होगा, लाइन चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो गॉसियन सरफेस पूछ लेते हैं। तो सवाल हमने फ्लक्स में देखो पिछले क्लास से ही सवाल कराते आ रहा हूं मैं, तो करना यार, कर, पूछा जाता है, सीखना पड़ेगा, बिना किए हुए नहीं होगा। अब आप कहते फॉर्मूला बता दो बस। आंखों में स्ट्रेन हो रहा है साहब, आंखों में दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं तो आंख बंद करके पढ़ा रहा हूं ना, मैं तो आंख बंद करके पढ़ा रहा हूं, मैं तो खोल के पढ़ाता ही नहीं। तो सर आप एक ही घंटे तो पढ़ा, तो नहीं भाई, मैं 6 घंटे लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं। मेरा रोज का लेक्चर जो रिकॉर्ड होता है ना, वो 5 से 6 घंटे इसी लाइट में देखता हूं मैं, पहली बात। और 6 घंटे लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि 6 घंटे आगे खड़ा हो जाऊंगा। 6 घंटे लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, पीपीटी प्रिपेयर कराने के लिए मैं रोज 15 घंटे काम करता हूं। 6 घंटे का रिकॉर्डिंग तैयार करने के लिए ना बेटा 10 घंटे 8 घंटे तो रिकॉर्डिंग में लगता है। 3 बैच पढ़ा रहा हूं और तुमको लेक्चर जाता है 2.25 घंटे का, 2 घंटे का, पौने 2 घंटे, 1 आवर 45 मिनट का, 3 बैच और थोड़े बहुत कुछ काम होते हैं, इतने तो रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है। रिकॉर्डिंग करने के लिए 8 घंटे मैं बोर्ड पे खड़ा रहता हूं, इसी लाइट में खड़ा रहता हूं, तो मैं तो आंख बंद करके पढ़ाता हूं, मैं तो आंख खोल ही नहीं रहा। और दूसरी बात, क्या मैंने ये सोच लिया है कि मुझे ये 4 महीना बहुत पढ़ाना है, उसके बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा? मेरा इंटेंशन और फर्क समझना तुम्हारे और मेरे में। क्या मैंने ऐसा सोचा है कि बस इसी 4 महीने पढ़ाना है, उसके बाद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा? नहीं भाई, मुझे तो अगले साल फिर से लगातार 6-7 घंटे तक इसी लाइट में पढ़ाना है, ये कहीं पढ़ाना है, कुछ भी करना है, मुझे मतलब सिर्फ पढ़ाने से। तो अगले साल भी पढ़ाना है, उसके अगले साल भी पढ़ाना है, तो मैं इतना मेहनत करते हुए भी यही रह जाऊंगा। और तू इतना मेहनत कर लेगा तो कॉलेज में जाएगा। एकदम अखंड अखंड बकलोल है क्या? इतना बड़ा बकलोल है क्या तू? बस अब समझ ही नहीं आता हमें कुछ, एकदम गधा है तू। बात बता कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम आधे घंटे का, 1 घंटे का या 1.25 घंटे का लेक्चर देख के अगर डॉक्टर बन सकते हो, तो 16 लाख बच्चे हैं जो 1.5 घंटे लेक्चर देख रहे हैं। 16 लाख बच्चे हैं साहब जो 6 घंटे पढ़ रहे हैं। उसमें से 10 लाख बच्चा तो 8 घंटे पढ़ रहा होगा, उसमें से 5 लाख बच्चा तो 11 घंटे पढ़ रहा होगा। तो इन सब से आपको ज्यादा पढ़ना है। अब जब भी डिमोटिवेट होते हैं, मन नहीं करता है पढ़ने का, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करता, तो ये याद करिए ना कि साहब कहीं ना कहीं दूसरा आदमी है जो बैठ के पढ़ रहा है। सिलेक्शन की नंबर आएगी तो भैया उसका होगा, तुम्हारा नहीं होगा। और जब तुम्हें पता है कि बस यही 4 महीने, अगर ये 4 महीने आंख बंद करके, आंखों में स्ट्रेन लेके, बॉडी में पेन लेके, दिमाग भारी करके निकाल लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मेडिकल कॉलेज में जाओगे और जीवन के मजे लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि मैं भी 8-6 घंटे इसी लाइफ में पढ़ाता हूं। मैं आंख बंद करके तो नहीं पढ़ाता, मेरी आंखों में स्ट्रेन होता होगा, मेरी बॉडी भी पेन करती है, और तुम जानते हो कि मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे, तो मैं ये मान के नहीं पढ़ा रहा कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और कंटेंट धीरे धीरे डिलीवर कर रहा हूं। मैं कूद कूद के पढ़ा रहा हूं यहां पे, मैं मान के पढ़ा रहा हूं कि तुम मेरे सामने हो। तो साहब अगर ऐसा है तो रिजल्ट किसको क्या मिलेगा? इतना पेन लेके किसको क्या मिलेगा? तो साहब इतना पेन लेके हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम तो फिर से अगले साल भी इतना ही पेन लेंगे, उससे अगले साल भी इतना ही पेन लेंगे, यहीं पे खड़े मिलेंगे, कभी आना तो तुम्हें यही मिलेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। जाएगा कौन? तो आप जाएंगे। कॉलेज में कौन जाएगा? तो आप जाएंगे। इसका फल, इसका रिवार्ड, मेहनत का, पेन का रिवार्ड किसको सबसे ज्यादा मिलेगा? कौन मेहनत से उबर जाएगा? किसका मेहनत खत्म हो जाएगा? किसको मेहनत का फल मिल जाएगा? सब कुछ आपका है साहब, सब कुछ आपका है। 4 महीने बाद आप कॉलेज में होंगे, 4 महीने बाद आपका लाइफ चेंज होगा, 4 महीने बाद आप मजे करेंगे, 4 महीने बाद हम यही पढ़ाते रह जाएंगे। हमारा कुछ नहीं, हम तो यही करेंगे ना साहब, क्या करें? किस्मत ही ऐसा लेके आए हैं, यही कूदते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे। गला तुम्हारा तो आंख में स्ट्रेन आता है ना, हमारे गले में, आंख में, दिमाग में, हर जगह स्ट्रेन ही स्ट्रेन है। तो पढ़ना छोड़ दे, डिसाइड कर ले, नहीं होगा तेरे से, तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे, और नहीं तो स्ट्रेन लेके पढ़ ले। और मेरे सामने ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। चलो देखो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल चुके हैं साहब। तो अब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? अब गॉस लॉ से निकालेंगे, पहले कूलम्ब्स लॉ से निकाला था।
तो गॉस लॉ से मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्मॉल आर डिस्टेंस में निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका होता है कि क्लोज गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्लोज गॉसियन सरफेस क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? अरे यार एक तो देखो प्लस क्यू चार्ज है, बस यही चाहिए था। और यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे उघेरने की जरूरत नहीं है, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या मैं ऐसा गॉसियन सरफेस बना सकता हूं जो चार्ज और इस पॉइंट दोनों से पास कर रहा हो? नहीं, ये गलत गॉसियन सरफेस है। क्यों? क्योंकि चार्ज जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉसियन सरफेस उससे पास होता हुआ नहीं होना चाहिए। तो कहां से पास होता हुआ होना चाहिए? जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉसियन सरफेस ऐसा बना लेता हूं। ये भी गॉसियन सरफेस गलत है, क्योंकि गॉसियन सरफेस दैट मस्ट बी सिमेट्रिक, तो स्फीयर सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए, क्लोज गॉसियन सरफेस दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैव टू बी कैलकुलेट। लिखो इसको, गॉसियन सरफेस मस्ट बी पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैव टू बी कैलकुलेट, फर्स्ट नंबर। सेकेंड वन, गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो साहब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिक नहीं है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ये बनेगा, थोड़ा और बड़ा बनेगा, ये बनेगा। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ये बनेगा। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस अगर आप देखें तो उस पॉइंट से पास कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एट ऑल द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट एट ऑल द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस, एट ऑल द पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। लिखो, एट ऑल द पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट। तो इस प्लस क्यू चार्ज से किसी भी आर डिस्टेंस पे जाएंगे, स्फीयर का रेडियस आर हो गया, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है सर, एकदम बोर्ड की तरह पढ़ा रहे हो बेटा, कंसेप्ट सीखना जरूरी है। थर्ड लिखो, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड गॉसियन सरफेस, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, 90 और 180, मस्ट बी 0, 90 और 180। यही तीन एंगल होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एंगल होगा तो गॉस लॉ वैलिड होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉस लॉ वैलिड होगा बट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए साहब यहां पे देखिए, यहां पे छोटा सा एरिया कट करो डीए और अप्लाई कर दो गॉस लॉ। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप कहेंगे साहब इसको थोड़ा पास पास ही लिख लेते हैं, काहे दूर जाएं, अरे काहे घबराए, यहां पे लिख लेते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब साहब ध्यान से देखें, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और यही वो बात है जो गॉस लॉ को एप्लीकेबल बनाता है और इजी बनाता है। क्योंकि तुमने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेगा, और जैसे इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन बड़ा आसान हो गया। इंटीग्रेशन अब बचा ही क्या, एरिया का, और पूरे एरिया स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो साहब ये हो जाएगा तुम्हारा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू इन टोटल कितना है प्लस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई नीचे आके एप्सिलॉन नॉट से के बन जाएगा, आर स्क्वायर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये बड़ा ही आसान था यार, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हमें उम्मीद था वैसा ही आया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाया जाए तो ऐसा बनेगा। और ये क्या था बेटा, ये था इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ऐसा नहीं कि तुम्हें गोला लेके आना है, मान लिया तुमने गॉसियन सरफेस, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। ऐसा नहीं कि सच में तू गोला लेके घूम रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे गोला को चिपका दिया, वाह साहब। अरे गोला लेके घूम रहा था क्या? नहीं, गोला बनाया है, इमेजिनरी बनाया। अब मान लो एक हॉलो स्फीयर लिया या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया, एक ही बात होता है। हॉलो स्फीयर लू या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लू, एक ही बात होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड हॉलो कंडक्टिंग। हॉलो के लिए सॉलिड लो, सॉरी कंडक्टिंग के लिए सॉलिड लो, हॉलो लो एक ही बात है। क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे चार्ज दोगे तो भी सरफेस पे रहेगा, हॉलो स्फीयर पे चार्ज दोगी तो भी सरफेस पे रहेगा, और इसका रेडियस होगा साहब आर। अब इससे आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड भी अपन ने निकाला था, इसका गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल बनाया था, और हॉलो स्फीयर के लिए भी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनाएंगे। यहां पे स्फेरिकल बनाएंगे तो पूरा क्यू चार्ज इस स्फीयर के अंदर ही इंक्लोज्ड हो जाएगा,
और इस पूरे का एरिया लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर, एरिया आ जाएगा 4πr²। तो इससे कहीं भी आउटसाइड रीजन में जाके अगर आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ई आउट तो आएगा KQ/r²। अच्छा सर ई सरफेस क्या आएगा? तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ/R²। सर अंदर में क्या आएगा? तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि यहां पे गॉसियन सरफेस बनाओगे तो एरिया तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर बना ही नहीं है। टोटल इनक्लोज चार्ज अंदर क्या हो जाएगा? 0। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? इनसाइड में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस अगर डिस्टेंस का ग्राफ बनाया जाए तो साहब ग्राफ शुरू ही होता है सरफेस से और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक पॉइंट चार्ज जैसा बनता है। तो हॉलोस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा होता है बाहर में और अंदर में होता ही नहीं। हॉलोस्फीयर के सरफेस पे चार्ज दे दोगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा होगा बाहर में, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। अंदर में साहब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। क्या आपको ये कहानी समझ आई अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, अब है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नहीं बनाऊंगा ऐसा क्योंकि ये बहुत बेकार लग रहा है, थोड़ा छोटा और अच्छा बनाऊंगा। चल ठीक है, 2 हो गया, क्या मिटा दिया। अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका खूब सारा, प्लस मान लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग नहीं है, ये कैसा है? नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। मतलब चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं है साहब चार्ज सिर्फ सरफेस पे नहीं है, कहीं नहीं, सरफेस हर जगह है, सॉरी चार्ज हर जगह है। अब चार्ज हर जगह हो या ना हो, यहां पे कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आउटसाइड द रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालेंगे? आउटसाइड द रीजन। टोटल चार्ज कितना दिया है? प्लस क्यू दिया। टोटल चार्ज कितना दिया है? प्लस क्यू दिया है। इस प्लस क्यू की वजह से जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस क्यू की वजह से अपन जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितना होगा? तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे? सॉलिड स्फीयर के लिए हॉलोस्फीयर बनाएंगे, बड़ा सा यहां से पास करता हुआ कुछ ऐसे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ले भाई ले, यहां से पास करता हुआ ऐसा ही तो बनेगा सिमेट्रिक का, बड़ा ही बनाना पड़ेगा, ऐसा सिमेट्रिक बनेगा। फिर यहाँ पे इसकी वजह से ये टोटल इंक्लोज एरिया देखेंगे तो 4πr² हो जाएगा। स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस माना है और उसके अंदर इंक्लोज चार्ज क्या होगा? क्यू होगा। तो आपको ये फील आना चाहिए कि ये सिंपल यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा K Q स्मॉल r²। मैंने आपको पहले भी बताया बाहर से देखने पे सबका एक ही जैसा दिखता है। बाहर से देखने पे तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सारे स्फीयर एक ही जैसा दिखेगा। किसी भी तुम स्फीयर को देख रहे हो, तुम बाहर से देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, तो दूर से, बाहर से, डिस्टेंस से, आउटसाइड रीजन से अंदर जाके नहीं देख रहे, तुम अंदर झांक के नहीं देख रहे, बाहर से देख रहे हो, तो तुम्हें सब एक ही जैसा दिखता है। अलग अलग दिखता है क्या तुम्हें? सब एक ही जैसा दिखता है। अलग कब दिखता है? जब तुम असल में अंदर जाके देखोगे। तो अंदर जाके देखोगे तो तुम्हें लगा अच्छा यहां तो चार्ज हर जगह है। अंदर जाके देखो तो अच्छा इस अंदर तो डिस्ट्रीब्यूशन शेप अलग है। बाहर से तो एक ही जैसा दिखता है। तो पॉइंट जैसा हो या हॉलोस्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, बाहर से देखने से नहीं पता चलता। बाहर से सब एक ही जैसा लगता है। तो बाहर से सबका एक ही बिहेवियर होता है। सबका जो इफेक्ट होता है, सबकी वजह से जो इफेक्ट होता है बाहर में एक ही जैसा होता है। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल होगा आपका KQ/R²। सरफेस पे भी यही होगा, KQ/R²। अब मैं तुम्हें एक MR* बताता हूं जबरदस्त, और अभी आगे बताता जाऊंगा एक बहुत ही बढ़िया चीज। ध्यान से सुनना और पेन उठा के अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखना। चाहे तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी हो या मराठी हो या गुजराती हो या इंग्लिश हो, है ना, अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखना जो मैं कह रहा हूं। सुनना, हम किसी भी तरह के फील्ड की बात करें, कोई भी फील्ड, कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, 5 तरह का।
सुन मेरी बात, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, दिमाग में घुस जाएगा। ग्रेविटेशन फील्ड हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो, आगे पढ़ेंगे। ये तो इलेक्ट्रोस्टैट शुरू हुआ है अभी, आप भी जानते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, इलेक्ट्रोस्टैट तो शुरू हुआ है अभी। अभी क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या पढ़ेंगे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चाहे कोई सा भी फील्ड हो, सॉलिड के अंदर जाएंगे अपन अगर, जैसे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड प्लेट, सॉलिड प्लेट ले, सॉलिड प्लेट, इसके अंदर जाके देखेगा ना, इसके अंदर में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखेगा ना, ये थिक सॉलिड इनफाइनाइट प्लेट हो गया, इसके अंदर में फील्ड देखेगा, गोले के अंदर फील्ड दिखेगा। देख इधर, सॉलिड कहां गया? आधा ही दिख रहा, समझना जरूरी है, थोड़ा बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सारा समस्या ही खत्म कर दूंगा। ये सॉलिड है, इसके अंदर फील्ड देखो, या ये सिलेंडर है, इसके अंदर फील्ड देखो। कौन सा फील्ड देखे सर? कोई सा भी देखो, तुम्हारे पे कौन रोक लगा लेगा? कोई सा भी देखो, जैसा देखना है देखो, अंदर जाके देखो, अच्छे से देखो, और जब अच्छे से देखोगे तो फिर तुम्हें लगेगा, चाहे कोई सा भी फील्ड देखा हमने, चाहे कोई सा भी फील्ड देखा हमने, सारा ही डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। क्या बात कर दी? अरे एकदम सही बात कर दी। चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड देखो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देखो या मैग्नेटिक फील्ड देखो, सॉलिड के अंदर, अब कैसा सॉलिड होगा? सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड सिलेंडर हो या थिक प्लेट हो, कुछ भी हो, सॉलिड होना चाहिए अंदर से। अगर अंदर से सॉलिड है तो जाके देखोगे, क्या देखोगे? कैसा भी फील्ड देखोगे, तुमको अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दिखाई देगा। मतलब यहां से जाके तुम्हें इलेक्ट्रिक देखना है, मैग्नेटिक देखना है, ग्रेविटेशनल देखना है, दैट फील्ड मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू आर। एंड ऑब्वियस ही बात है, चार्ज जितना ज्यादा होगा फील्ड ज्यादा होगा। तो इनसाइड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इनसाइड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वह साहब आता है के क्यू स्मॉल आर। लेकिन डायमेंशनली तो गलत हो जाएगा, क्योंकि के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे तो के क्यू बटा 2r आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, इसलिए नीचे लिखते हैं अपन आर क्यूब। हो गया बेटा, अब क्या ड्राइव करना है इसमें? बोर्ड तो तुम देना नहीं है, यही फील्ड आएगा। और यहां से आप समझिए कि अगर चार्ज डेंसिटी रो है, रो को लिखेंगे टोटल चार्ज अपन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे जब अपन लिखेंगे इसको तो आपको यह महसूस होगा कि रो इज इक्वल टू चार्ज अपन 4/3 पाई आर क्यूब में, यहां पे क्यू को रो के टर्म्स में लिखे तो ये आ जाएगा आपका रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये करके देख लीजिए, यहां से भी देखिए कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। दैट्स इट, खत्म कहानी, कोई खास बात नहीं है। तो समझ आया क्या कहा मैंने? किसी भी तरह का सॉलिड के अंदर जाके फील्ड देखोगे ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। और ये याद रखो, फिर डायमेंशन मैच करा दो, जीवन में मजे करोगे बेटा, मजे करोगे। अरे दादा मजे आ जाएंगे, सिर्फ इतना करो तुम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर करो और डायमेंशन मैच करा दो। ठीक है, अब देखो ऊपर डिस्टेंस आ गया तो नीचे 3 डिस्टेंस आना ही चाहिए, और डिस्टेंस कौन देगा? रेडियस। इतना 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 आसान तो मैंने कभी नहीं सुना, मुझे पढ़ाते हुए खुद ही समझ आया, मुझे खुद ही मजा आ रहा है। क्या बात बता दी मैंने। एक बात बता, मैं तुम्हें कह रहा कि सॉलिड के अंदर जाओगे तो यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, के तो ऊपर आएगा ही, लेकिन डायमेंशन होना चाहिए के क्यू बाई नीचे डिस्टेंस का क्यूब, सॉरी स्क्वायर। तो ऊपर डिस्टेंस लिख दोगे तो डायमेंशन गड़बड़ हो रहा है, तो नीचे हमें 3 डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, तभी 2 डिस्टेंस कट के आएगा। अब 3 डिस्टेंस में क्या लिख लूंगा? कैपिटल आर ही आएगा, और क्या आ जाएगा डिस्टेंस में? तो कैपिटल आर का क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ गया। तो समझ आया EMR स्टार, और समझ आया EMR स्टार का पावर, पावर ऑफ EMR स्टार। अब आओ और जबरदस्त पावर दिखाऊंगा। ये ऐसी चीज जो दुनिया में ना तो कहीं देखी गई है और ना ही कभी सुनी गई है, ऐसी चीज बता दूंगा। बता दो क्या? चल बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ सॉलिड पर, चलो कैविटी ऑफ सॉलिड पर बताता हूं। पहले लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में जबरदस्त चीज मैं बताने वाला हूं, तो चलो एक बार बता ही देता हूं। चल देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इनफाइनेटली लाइन चार्ज है, यहाँ पे चार्ज प्लस 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 है। तो क्या ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कैसा बनेगा? गोला बनाए क्या? गोला बना दे गोला, तो गोला सिमेट्रिक नहीं होगा,
क्यों सिमेट्रिक नहीं होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिसिटी कहाँ दिखा रहा है? सरफेस से अलग अलग है ना? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सरफेस एरिया से 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बना रहा है, मतलब हमें मजा नहीं आएगा ये काम करने में। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिनरी ही क्यों ना है, उसको अलग तरह से इमेजिन करना पड़ेगा। एक लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस ऑफ स्फीयर नहीं मान सकते, एक लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस ऑफ स्फीयर नहीं मान सकते, इसलिए हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे सिलेंड्रिकल माना है। ये गॉसियन सरफेस आएगा। और जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो इस लाइन चार्ज की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, ऐसा इस तरफ भी आएगा। तो यहां पे सिलेंडर में हमेशा 3 सरफेस अपन लेते हैं, एक कर्व्ड 2 प्लेन। इस प्लेन सरफेस का कोई काम नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के अलॉन्ग है, मतलब एरिया से परपेंडिकुलर है, या एरिया से परपेंडिकुलर, यहां एरिया वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आएगा। तो यहां पे आप क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी लगा लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, सॉल्व करके आ जाएगा। E इज इक्वल टू, बोल भाई क्या चाहिए, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक बार कर लीजिए सॉल्व। चलो मैं कर देता हूं यार, छोड़। तो इसके लिए तू गॉसियन सरफेस लगाएगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। चल एक लाइन करते हैं, समझ आएगा थोड़ा। तो साहब एक बात बताइए, और सुन, ये जो मैं चीज सिखा रहा हूं ना, एक बार तू इंटीग्रेशन करके देखेगा ना, गॉस लगा के देखेगा ना, तभी समझ आएगा। तो क्या अभी आएगा, अभी आएगा, और आंखें ऐसी खोलेगा कि कभी बंद ना हो पाएगा। देख जो स्ट्रेन हो रहा है ना, चलो फोड़ दूंगा उस आंख को। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ठीक है। तो E डॉट डी इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या करें साहब? तो सर इसको इंटीग्रेट करिए, करेंगे 3 पार्ट में करेंगे, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, और तीसरा कर्व सरफेस ये। जब इसको 3 पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, पार्ट बचेगा कौन, ये वाला। तो एक ही पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी। और क्लोज टोटल इनक्लोज चार्ज जो होगा, लैम्डा इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, और मान लो यहां से यहां तक लेंथ है सिलेंडर का L, तो कितने चार्ज इनक्लोज होंगे, लैम्डा L, क्योंकि लाइन चार्ज है। तो टोटल इनक्लोज चार्ज आ जाएगा आपका लैम्डा L बटा एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या होगा? एरिया होगा इसका, मान लीजिए r डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, ये होगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई r इंटू लेंथ L, ये तो कर्व सरफेस का एरिया होगा। तो 2 पाई r L लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू होगा 2 पाई r इंटू L इज इक्वल टू लैम्डा L बटा एप्सिलॉन नॉट। तो साहब यहां से क्या कटेगा? तो सर L से L कटेगा और लैम्डा नहीं कटेगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर अपन डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा k लैम्डा बटा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा, ऊपर 2 भी बचेगा, तो 2k लैम्डा बाई r। तो ये ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता नहीं था, लेकिन यहां से एक ऐसी चीज बताऊंगा ना कि मजा आएगा, इसलिए मैंने यहां पे कष्ट कराया आपसे थोड़ा सा। तो लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 2k लैम्डा बाई r। चलो ठीक है, मैं चाहता ना तो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के इनफाइनाइट लाइन चार्ज का 2 सवाल करा देता, अभी कराऊंगा, खत्म हो जाता। लेकिन मैं तुम्हें एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाना चाहता हूं, ऐसी चीज जो जाके तो दुनिया को सिखाएगा, तो दुनिया कहेगी अरे कहां से लाया बे, कहां से निकाल के लाया इसको, हम क्यों नहीं सोच पाए ऐसा, ये कहेगी बेटा दुनिया। एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर में जो चार्ज डेंसिटी होगा वो होगा आपका सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हॉलो सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल R, और ये इनफाइनाइटली लार्ज हॉलो सिलेंडर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, क्योंकि फाइनाइट अपन लेते ही नहीं, यहाँ पे फाइनाइट का पढ़ना ही नहीं अपने को, और फाइनाइट का निकाल भी नहीं सकते गॉस लॉ से, क्योंकि गॉस लॉ से फाइनाइट की वजह से आप गॉसियन सरफेस ही नहीं बना पाएंगे। तो चलिए अब देखें, तो ये रहा एक्सिस, और बहुत इजी बात है कि अंदर से कहीं स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके देखोगे तो इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानोगे तो अंदर में चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, फील्ड लाइंस बनेगा, क्योंकि सरफेस पे चार्ज सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर पे आएगा 0। अब यहां से कहीं भी स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो सिग्मा के टर्म्स में होगा, नहीं लिखूंगा 2k लैम्डा बाई r। तू कहेगा सर 2k लैम्डा बाई r
यहां पे लेमडा जैसा तो कोई चीज ही नहीं है। अरे भाई था ना पहले लाइन, उसी लाइन पे जो क्यू चार्ज था लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको सरफेस पे डाल दिया, यही तो किया है। तो लेमडा और सिग्मा में रिलेशन निकालूंगा एक लाइन में और अगली लाइन में आंसर लिख दूंगा। यही है वो इमार स्टार, इसी को कहते हैं इमार स्टार। भाई इस क्रैश कोर्स से जो बाहर की दुनिया है ना, वो भैया पागल हो रही बच्चे पूछते हैं दूसरे बच्चों से, सर ये एमआर स्टार है क्या, प्लीज एक्सप्लेन दिस। नो वन कैन एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज दिस एमआर स्टार। वो तो भैया संघर्ष के बाद ही किसी को समझ आएगा। अब किसी को ये चीज समझाएंगे उसको नहीं आएगा, अगर उसने संघर्ष नहीं किया हमारे साथ, नहीं से नहीं आएगा, समझ नहीं है ना। चलिए देखिए, मोक्ष मिलेगा और महामोक्ष मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, सुनना। जो भी गॉसियन सरफेस अपन मानते थे ऐसा है ना, तो यहां से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस मानेंगे, इस पॉइंट से पास होता हुआ, तो एल लेंथ पे जो चार्ज पहले आता था वही आया है इस कंप्लीट एरिया पे। तो एल लेंथ पे जो क्यू चार्ज आता वो लेमडा एल आता, और एरिया पे क्या आएगा, तो एरिया पे आएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, सिग्मा इंटू इसका एरिया। तो एरिया किसका लेंगे अपन, एक मिनट, सॉरी एक गलत चीज ले लिया अपन ने, सुनो बताता हूं, एक्साइटमेंट नहीं जा रहा, सुनो। इसी पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यहां से यहां तक सरफेस पे, तो इसी सरफेस का जो कैपिटल आर का सिलेंडर होगा, यहां पे सरफेस पे, सिलेंड्रिकल सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एल लेंथ पे अगर लाइन चार्ज मान के लिखे तो लेमडा इंटू एल होता, उसी चार्ज को सरफेस पे रख दिया है तो सिग्मा इंटू इसका एरिया लिख दो। एरिया क्या होगा, तो ये कैपिटल आर है, तो ये सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर इंटू एल, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल। ये लिखना तो बड़ा आसान है यार। हाँ तो आंसर ही आ गया ना, देख इधर, सुन इधर, ये एल से एल कटी, लेमडा इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर, लिख दे, आंसर आ गया। क्या बात कर रहे हो लिख 2 के की वैल्यू क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इंटू आर, और लेमडा की वैल्यू लिखो सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर। देखो लेमडा इज इक्वल टू होगा सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर, एल से एल कट गया है, हाँ आंसर आ गया। आधे जो कट रहा है तो 2 पाई से ये 4 पाई कटेगा, तो 2 ऊपर में 4 कट गया, तो आंसर आ गया तेरा सिग्मा कैपिटल आर बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये आंसर है। बताओ मजा आया कि नहीं है। क्या किया, कुछ नहीं किया बे। और ये चीज तुम्हें निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे समझो कि चार्ज लाइन होता तो एल लेंथ में आता लेमडा एल, लेकिन वहां एल लेंथ में एरिया बना उस पर चार्ज रखा है, तो उसी एरिया पे चार्ज कितना आएगा, तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस को एल से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया टोटल चार्ज। और इसको जैसे मैंने लेमडा की जगह पे रखा, अगली लाइन में आंसर आ गया। काहे लगाऊं गॉस लॉ, हो गया खत्म, हो गया, ये आता है। अब इसको थोड़ा और एनालाइज करना चाहते हो तो यहां पे 3 पार्ट बनेंगे। ये आउटसाइड रीजन में तुम्हारा बनेगा सिग्मा कैपिटल आर बटा एप्सिलॉन नॉट। अब रामलाल देख इधर, आउटसाइड रीजन में बनेगा सिग्मा कैपिटल आर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, और अंदर में जो बनेगा, इनसाइड में जो बनेगा वो होगा 0, और सरफेस पे जो बनेगा उसमें कैपिटल आर को स्मॉल आर रख दोगे तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो भी बनेगा उसको एक और एमआर स्टार लगा के वेरीफाई करो, और वो एमआर स्टार है तुम्हारा डायमेंशन। चाहे किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, डायमेंशनली जब तक वेरीफाई नहीं करेगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो सुन, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आना चाहिए, तो एक स्मॉल आर नीचे आएगा। और सिग्मा जो तेरा है वह चार्ज बटा एरिया, तो बटा एरिया तो नीचे 2 लेंथ आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायमेंशन मैच कर गया। सिग्मा में क्या होता है, चार्ज अपॉन नीचे 2 लेंथ, तो नीचे 2 लेंथ आ गए, तो हो गया काम खत्म। तो नीचे एक एक्स्ट्रा लेंथ आया तो ऊपर एक एक्स्ट्रा लेंथ आया, लेंथ कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, लेंथ से लेंथ कटेगा, डायमेंशनली कट गया। तो सिग्मा के साथ खुद ही नीचे 2 लेंथ है, तो डायमेंशनली मैच करा रहा है, इसीलिए ऐसा आया है। अब तुम सॉलिड सिलेंडर की वजह से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, कुछ नहीं करूंगा मैं, मुझे बहुत सारी कंसेप्ट पता है, इमार स्टार पता है, सीधा मैं आंसर विजुअलाइज करा दूंगा तुम्हें। यहां पे जाके कहीं भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, चल लिख, कोई दिक्कत नहीं। तो होगा 2 के लेमडा भाई यार, बिल्कुल होगा 2 के लेमडा भाई यार। मतलब तू लिख सकता है 2 के लेमडा, एक्सिस से डिस्टेंस आर है तो ये होगा स्मॉल आर। लेकिन सर यहां पे तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो तो वॉल्यूम में होगा, हाँ तो आना, लेमडा इज इक्वल टू, सॉरी टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। मान ले कि यहां से यहां तक एल लेंथ में जो चार्ज आता है क्यू लेंथ के हिसाब से, तो ये रो के हिसाब से कितना होगा, वॉल्यूम डेंसिटी
हिसाब से जब चार्ज लिखोगे तो चार्ज बराबर होगा एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो रो और टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस रीजन में, इसी के पैरेलल गॉसियन सरफेस मानोगे ना, इन्फिनिटली लार्ज सिलेंडर है, इन्फिनिटली लार्ज सिलेंडर है, तो होगा आपका एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, सब लेंथ से लेंथ कटा, लेमडा इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर। रख दो, ये नहीं समझ पाए क्या, सीधा रख दो। तो 2 बटा के को रखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, है ना, क्योंकि ऊपर भी पाई आ रहा है ना, तो पाई से पाई कट जाएगा इसलिए ऐसा लिखा है। और लेमडा को लिखो रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक एक चीज यहां से ऐसे दिखाऊंगा ना, ये 2 पाई से पाई काट और 2 से 4 काटेगा तो 2 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर के बाहर होता है रो कैपिटल आर स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। सुन ध्यान से, अच्छे से एकदम, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले रीजन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। तो लाइन चार्ज की वजह से, लाइन एक इन्फिनिटली लाइन चार्ज की वजह से बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस आना है, तो नीचे एक आर आ गया। और तुम लिख रहे हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, तो लिखोगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा चार्ज, सॉरी लिखोगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बटा वॉल्यूम। यहां पे डायमेंशन देख, यही तेरा एमआर स्टार है, डायमेंशन देख, सोच, और तू ये सोच पाएगा ना तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू हम 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन टिक करेगा। समझ, रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितने लेंथ 3, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाने के लिए एक लेंथ आएगा, मतलब अंदर में कहीं भी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर में कहीं भी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, लाइन चार्ज के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए। याद रखना बेटा, किसी भी सॉलिड रीजन के अंदर कोई सा भी फील्ड देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। सही बोल रहा हूं, सॉलिड हॉलो, सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड प्लेट हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड भी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सब बताऊंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो नीचे तो एक आर आना चाहिए था। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो नीचे 3 लेंथ और, तो गड़बड़ नहीं हो रहा, नीचे 4 लेंथ आ रहा है। हाँ सर नीचे 4 लेंथ आ रहा है, तो ऊपर इसलिए आर स्क्वायर आया है ऊपर इसलिए आर स्क्वायर आया है। सरफेस पे क्या हो जाएगा, तो साहब सरफेस पे इसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो देख रहे थे वो कैपिटल आर हो जाएगा। तो जैसे कैपिटल आर रखोगे तो बेटा सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो कैपिटल आर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और सर इनसाइड, तो इनसाइड रीजन में तुम स्मॉल आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालोगे ना तो पक्की बात है आर ऊपर आएगा, आर ऊपर आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। और रो के टर्म्स में लिख रहे हो तो रो बटा स्मॉल आर लिख दो 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या सही है क्या? अरे रामलाल गर्दा, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार। कैसे? तो आंसर है ये, फील ही नहीं है, एकदम सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया तो एक डिस्टेंस ऊपर आ गया, और रो में चार्ज अपन नीचे 3 डिस्टेंस, नीचे 3 ऊपर 1, तो कट के नीचे 2 आना चाहिए था, नीचे 2 आ गया। रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। साहब सॉलिड स्फीयर का भी आपको एकदम फील दिला दिया मैंने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी। तो देखो बेटा ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में हर जगह चार्ज होगा। अब मान लो कि यहां पे कैपिटल आर का सॉलिड स्फीयर है, इससे आर नॉट डिस्टेंस पे जाके यहां पे एक कैविटी काट लिया, और उसके बाहर वाले रीजन में हर जगह चार्ज है आपका, बाहर वाले रीजन में हर जगह चार्ज है, ठीक है ना। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहीं यहां पे, तो आप यहां से आर डैश पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये इसको मैं आर ले लेता हूं, स्मॉल आर ले लेता हूं, और यहां से इस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पी पॉइंट पे निकालना है। ये सेंटर है आपका कैविटी का, ये सेंटर है स्फीयर का। कैविटी काट के बाहर निकाल लिया, तो कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड कैविटी पी पॉइंट पे, वो होगा पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, तो 3 एप्सिलॉन नॉट रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सुनिएगा, याद रखिएगा, सॉलिड स्फीयर के अंदर था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और सॉलिड सिलेंडर के अंदर होता है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देख इधर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होना है, सिलेंडर हो तो 2 और स्फीयर हो तो 3, तो 3 रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा स्फीयर अगर कंप्लीट होता, कंप्लीट स्फीयर होता तो इतना आता, देखो ना। अच्छा नहीं, आर डैश आता, क्या था बोलो, 3 रो आर डैश वेक्टर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। क्यों सर?
क्योंकि सेंटर से r डैश डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पूरा स्फीयर कंप्लीट होता तो इतना था, लेकिन मैंने कैविटी काट के निकाल लिया है। तो जितना कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा उसको अपन माइनस कर लेते हैं। तो कितना कम होगा, तो अंदर में सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी के अंदर वाले पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा तेरा, मान ले r0, तो ये हो जाएगा r0 बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहां से ये डिस्टेंस मान लिया अपन ने r0। तो r डैश को r और r0 के टर्म से बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कैपिटल R वेक्टर प्लस r0 वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर, ये हो जाएगा आपका r डैश। तो r डैश को यहां पे लिखेंगे आप रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल लीजिए, अंदर में आएगा r डैश की वैल्यू कैपिटल R प्लस r0 माइनस यहां से आ जाएगा आपका माइनस r0, तो ये r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, देखो ना r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा तो r बचेगा, तो आएगा रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो सर ये तो कैविटी का रेडियस है क्या, नहीं कैविटी का रेडियस नहीं है सर, ये कैविटी का सेंटर और हॉलो स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस है क्या, हाँ। सॉलिड स्फीयर का सेंटर नहीं, यहां से r डैश पे निकाला वो भी नहीं है, तो तुम कहीं भी जाके निकालोगे रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैविटी के अंदर है, कैविटी के अंदर और सारे पॉइंट के होगा, इनसाइड कैविटी एट ऑल पॉइंट, इनसाइड कैविटी एट ऑल पॉइंट, कैविटी के अंदर हर जगह यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, है ना, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, ये कंडक्टिंग प्लेट है, इनफाइनाइट लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, ऐसा बनेगा, है इनफाइनाइट लेकिन अभी इसको मैंने फाइनाइट दिखाया है, ठीक है ना। तो ऐसा प्लेट बनेगा, इस प्लेट से कहीं भी r डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हैं, यहां पे जाके कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और यहां पे गॉसियन सरफेस इस तरह का सिलेंड्रिकल फॉर्म में आप बनाएंगे। तो इसके सरफेस पे इधर भी इस सरफेस पे चार्ज होगा, और उस तरफ से भी यहां पे इस सरफेस पे कुछ चार्ज होगा, सर कंडक्टिंग प्लेट के सरफेस पे चार्ज होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं इसका सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं। यहाँ पे जब आप गॉस लॉ लगाएंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो साहब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कांस्टेंट होगा, तो ई बाहर आएगा, इधर एरिया ए, और इस तरह भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एरिया बाहर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल बताइए 0 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल बताइए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो ये हो जाएगा साहब आपका 2EA, सॉरी ए बाहर इंटू एरिया 2A इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज। तो इसका एरिया ए है और चार्ज डेंस पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो सिग्मा है, और इधर भी सरफेस पे आएगा सिग्मा है, दो तरफ आएगा आपका 2 सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट, बटा 2A से 2A कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा पॉइंट चार्ज का, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, लाइन चार्ज का। हर टॉपिक गिनेगा ना तो तुम्हें 15 मिनट लगेगा, टॉपिक सारा गिन के लिख ले एक बार, तो तुम्हें 15 मिनट लगेगा सारे टॉपिक को रिकॉल करके लिखने में। सब पढ़ने में 2 घंटा नहीं लगेगा, तो छोड़ दूं या ना समझाओ बता, है ना। तो अदरवाइज मतलब मैं तो ये समझा रहा हूं बस। और देखो E इज इक्वल टू होगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। तो पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। सॉलिड स्फीयर के कैविटी में देगा और एक प्लेट का देख रहे हैं। इन सब में से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आया है, जो डिस्टेंस के साथ या हर जगह पे एक समान हो, सिर्फ दो ही का। सॉलिड स्फीयर के कैविटी में, सॉलिड स्फीयर के कैविटी में और कंडक्टिंग प्लेट के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पे साहब डिपेंड नहीं कर रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग, या सिंपल लिखा हो सीट या प्लेट, सीट, प्लेट या नॉन कंडक्टिंग सीट, कुछ भी लिखो, सिंपल प्लेट लिख देना, थिन प्लेट लिख देना, तो नॉन कंडक्टिंग होता है, ऐसा है। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, तो यहां पे एक ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि ए सिग्मा में चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहां पे एरिया इंक्लूड होगा, यहां वाला बस एक एरिया आएगा, क्योंकि एकदम थिन सीट है। पहले क्या था कि ऐसा है, तो सिलेंडर जब बनाओगे तो इसके सरफेस पे भी चार्ज है और यहां भी चार्ज है, तो दोनों तरफ चार्ज आया था। तो इनक्लोज चार्ज में सिग्मा है 2 बार आ गया था, लेकिन थिन सीट लोगे अगर आप, क्या लेंगे साहब, एकदम सीट लेंगे, सीट। तो इस सीट को देखो, तो यहां पे एक ही तरफ ये चार्ज आएगा बस। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई, तो यहां पे भी ई है, वहां पे भी ये, तो 2EA। और इनक्लोज चार्ज में सिंपल आएगा
सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। सब ए से ए कटेगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सीट या नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग प्लेट के कंपेयर में आधा आता है और वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। सीट लिखा हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। अब r is the distance measured from the center of charge cell and r its radius, then the graph which may correctly represent variation of देख distance measured from the center of charge cell मतलब hollow sphere, cell word मतलब hollow sphere। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ hollow sphere में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बाहर में आएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये सॉलिड स्फीयर का है बेटा, देखो पहले बढ़ा फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ। अब ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये बता रहा है कि कांस्टेंट है, यहाँ पे ये भी गलत है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड असल में 0 होता है और बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बहुत बढ़िया हो तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी एंड क्यू इन द सोन अरेंजमेंट आर इन। देखो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे चार्ज देखो दिया हुआ है क्यू, चार्ज देख साहब यहाँ पे, अरे यार मैं तो और खराब कर दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे चार्ज देखो क्या है, क्यू है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, सरफेस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए रेडियस है लेकिन सरफेस से बाहर यहाँ पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। स्मॉल क्यू है सर, स्मॉल क्यू है सर, तो के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर के बाहर जाके निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा ही आएगा। अब ये 3q यहाँ है, तो इस 3q की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाहर में यहाँ पे निकालोगे तो 2r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू पे होगा के इंटू चार्ज हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3q, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो ये चार्ज को भी सेंटर मान लो पॉइंट चार्ज जैसा और ये चार्ज भी यहाँ पे होगा तो 4q आ जाएगा। 4q बटा डिस्टेंस यहाँ से होगा 2r मतलब 4r स्क्वायर, तो 4 से 4 कटेगा, ये भी आएगा तुम्हारा के क्यू इंटू 4 स्मॉल आर का होल स्क्वायर था ये, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऊपर भी क्यू आर स्क्वायर 1:1। तो बेवकूफ बनाने वाला सवाल था लेकिन ढंग से करेंगे तो सही जवाब आप निकाल सकते हैं। एक सवाल है, कंसीडर एन एटम विद एटॉमिक नंबर Ze। एटम कंसीडर करिए जिसका एटॉमिक नंबर है Ze, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। देख भाई सेंटर पे सारा ही प्रोटॉन का चार्ज होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल एटम में, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूरे ही वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे है। तो इसको दो तरह से ट्रीट करेंगे, एक पॉइंट चार्ज, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर। तो यहां से कैपिटल आर रेडियस का रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड और स्मॉल आर पे जाके तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सीधा एक लाइन में लिखूंगा, देखना ध्यान से, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा वो होगा के को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze बटा स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि तो पॉइंट चार्ज है प्रोटॉन वाला और निगेटिव चार्ज यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सॉलिड स्फीयर के रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निगेटिव चार्ज की वजह से लिखेंगे आप Ze चार्ज के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन नीचे 2r आना चाहिए तो नीचे हो जाएगा सिंपल आर क्यू, ये आ गया। तो यहां से कॉमन निकाल लें, Ze बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेगा, ये आएगा 1/r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यूब, ये आंसर ढूंढ ले, ये रहा फर्स्ट Ze बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यूब। भाई साहब ये पॉइंट चार्ज मान के निकाल लिया और ये सॉलिड स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूशन मान के निकाल लिया, ये हो गया ना तेरा के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यूब। एक इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इनफाइनाइटली पॉजिटिव लाइन चार्ज, देख एक लाइन चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज को कुछ v वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को देके छोड़ दिया और इस तरीके दिया कि स्मॉल आर के सर्कुलर पाथ पे घूमने लगा। तो कोई भी चीज जब स्मॉल आर के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी mv²r, और ये कौन दे रहा है, लाइन चार्ज का फील्ड जो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा QE। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया तो स्मॉल ई और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा बटा स्मॉल आर। तो बहुत ही जबरदस्त बात कि यहां पे mv²r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी नीचे r, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसके भी नीचे r, तो r से r कट गया, तो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियस, कितनी भी बड़े रेडियस में जाके तुम्हें घुमाना है वेलोसिटी की वैल्यू वही आएगी। गजब ही बात है, सोच थोड़ा कर, सब कुछ अच्छे समझाया है। The given figure shows two parallel plate A and B, charge distribution plus sigma and minus sigma respectively, then electric field will be 0 in this region। देखो A है जिसपे प्लस क्यू चार्ज दिया, B है जिसपे माइनस क्यू चार्ज दिया, तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 होगा कहां पे नॉन 0 होगा। बेटा इसमें बच्चों को कंफ्यूजन बड़ा होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा इमार स्टार, और इमार स्टार से क्या करना है ध्यान से सुन।
प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है, तो एक लाइन खींच प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जा रहा हो, ऐसे खींच ले, है ना। यहां पे बहुत मुश्किल तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं, नहीं करना। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाएगा, बना ले, और माइनस क्यू की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगा, बना ले। अरे भाई माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगा ना इस प्लेट से, और इधर वाली रीजन में माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है। इस रीजन में देखा, एक इधर एक आगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसमें देख दोनों तरफ पैरेलल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पे देख इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि ये आ पीछे और ये आगे। बताओ कौन सा आंसर टिक करूं? बोथ 1 and 2, मतलब 1 and 3rd रीजन में, पहले और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। देख ना, एक पीछे एक आगे, समझ में आया? एकदम आसान तरीका, कोई दिक्कत नहीं। स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। बाहर वाले रीजन में यूनिफॉर्मली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और अंदर वाले रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सब 10 सेंटीमीटर है ये। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा, क्या दिया इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस ई की वैल्यू की के क्यू बटा 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। कि बाहर में पॉइंट चार्ज मान के मानेंगे, और पॉइंट चार्ज कहां मानेंगे? सेंटर पे मानेंगे। अब कह रहा है यहां से 5 सेंटीमीटर बताओ। अगर सॉलिड स्फीयर होता ना तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो कर देता, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब यहां से यहां तक चार्ज यूनिफॉर्म है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू 5 सेंटीमीटर बटा 20 सेंटीमीटर का क्यूब। 20 सेंटीमीटर के क्यूब को आप लिखेंगे 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 20 सेंटीमीटर, हाँ लिख सकते हैं सर। तो के क्यू बटा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो ई होगा, और सर ये ई होगा, और 5 बटा 20 नीचे 4 आ जाएगा, तो ई डेस इज इक्वल टू ई बाई 4 आ रहा है। तो देन एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इट विल बी, हाँ तो 20 का क्यूब आया है और 5, तो ई बाई 4 ही आएगा ना यार, ऑप्शन में गलत लिख दिया इन्होंने, 4 करना था, ई बाई 4 होगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एक मिनट में देख लेता हूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, सॉरी, देख लेता हूं बेटा। यहां पे बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ई लिखता हूं, तो ई होगा बेटा आपका अरे रे 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 सॉरी आई एम सॉरी, गलत हो गया, मेरे से गलत हो गया। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कई बच्चे हंस रहे होंगे, अरे मास्टर गलत कर रहा है यहाँ पे, मैं बताता हूं। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लिख रहे थे वो होगा आपका के क्यू बाई 20 का होल स्क्वायर, एकदम सही लिखा था। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे वो होगा आपका के क्यू इंटू स्मॉल आर, मतलब 5 सेंटीमीटर इंटू कैपिटल आर का क्यूब, जो कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का क्यूब लिख रहे थे अपन। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब आप यहां से निकालो, सॉरी गलत हो रहा था वो, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर थोड़ी ना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है अंदर में के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर का क्यूब, और कैपिटल आर में सिर्फ 10 है, कैपिटल आर में सिर्फ 10 है, ठीक है ना। तो अब निकाल लो, यहां से दोनों को डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना, देखो बेटा यहाँ पे क्यू है ना, दोनों को डिवाइड कर दो, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ईडस बहुत आराम से आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर का क्यूब, यूनिट का ध्यान रखना, आ जाएगा बेटा, कोई खास बात नहीं है। गलती कहां हो रही थी मैंने बता दिया। स्मॉल स्फीयर ऑफ मास एलिमेंट चार्ज क्यू, देखो एक प्लेट है, ये एक थिक प्लेट है, small sphere of mass m and charge q is hung from the silk thread at a angle theta with the surface of vertical charged conducting plate, वर्टिकल चार्ज ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, समझ में आया। और यहाँ पे चार्ज क्यू है, इसका मास एम है, तो बोला ये थीटा कितना बनेगा बताओ, नहीं थीटा दे दिया, देन द इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इसका, वो बोला है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो तुमने यहां से हैंग कर दिया, तो यहां पे होगा टेंशन टी, नीचे होगा एम जी, और इधर होगा तुम्हारा एफ ई, इस प्लेट की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और इस तरह के केस में डायरेक्ट तुम लिख सकते हो tan थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी, नहीं डायरेक्ट लिखोगे तो सॉल्व करके यही आएगा। एफ ई की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई, तो इसका चार्ज है बेटा क्यू
और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, नीचे mg इज इक्वल टू tan थीटा। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा mg tan थीटा, सिग्मा बराबर mg tan थीटा एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू, mg tan थीटा एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू। फर्स्ट आंसर आ गया। कोई खास बात नहीं बे, एक थिक चार्ज सीट है, जैसे ये चार्ज सीट है, यहां से सिर्फ थ्रेड लगा के पॉजिटिव चार्ज लगा दी, तो पॉजिटिव चार्ज पे दो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल, एक mg नीचे और QE बाहर। mg नीचे खींचना चाहेगा, QE बाहर खींचना चाहेगा, और रस्सी से बांध दिया तो रस्सी में टेंशन उसको बैलेंस करेगा। कोई खास बात नहीं, यहाँ पे फोर्स QE आ जाएगा, बस ये आपको समझना था। फोर्स क्या आ जाएगा, QE आ जाएगा, बस ये आपको समझना था। गॉस लॉ कैन हेल्प इन इजिली कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज ओनली, एनी चार्ज कन्फिगुरेशन, एनी सिमेट्रिक चार्ज कन्फिगुरेशन, सम स्पेशल सिमेट्रिक चार्ज कन्फिगुरेशन नहीं, एनी चार्ज सम स्पेशल सिमेट्रिक चार्ज कन्फिगुरेशन। सिमेट्रिक चार्ज कन्फिगरेशन में जैसे लाइन चार्ज फाइनाइट हो तो आप गॉस लॉ वैलिड होगा लेकिन एप्लीकेबल नहीं होगा। स्पेशल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ईच ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट हैव वन साइडेड सरफेस एरिया ए। ये कैपेसिटर का सवाल यहां आ गया, मुझे पढ़ के समझ आ गया है, ये कल करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ r इज ई। मतलब अगर रेडियस r है तो यहां से 3r/2 कहीं बाहर होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 मतलब यहां से सिंपल r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एकदम नीट का सवाल है 2010 का। क्या होगा, 0। क्यों सर, क्योंकि मैंने यहां पे पकड़ लिया, जैसे पिछले केस में पकड़ लिया था ना कि नॉन कंडक्टिंग था, और इस केस में कंडक्टिंग है। कहां लिखा हुआ है, चार्ज कंडक्टिंग। क्या लिखा हुआ बेटा, चार्ज कंडक्टिंग। समझ आया? तो आपको आज की क्लास में गॉस लॉ का एक जबरदस्त तरीका सिखाया है और फ्लक्स के बहुत सारे सवाल कराए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैट वाले सवाल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल का, और ये सारी चीजें ग्रेविटेशन जैसी है एकदम। ग्रेविटेशन में जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, सेम वही होगा, क्योंकि यहां भी देखिए, देखा है आपने हॉल स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पढ़ाया गया था वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। पैटर्न वही है, बस रिप्रेजेंटेशन में नंबर फिजिकल क्वांटिटी अलग हो गए, लिखने का पैटर्न और फॉर्मूले का फॉर्मेट वही है। सिमिलरली अगली क्लास में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट वही होगा, जैसा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का था वैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का होगा। समझ आया? धन्यवाद आपका बहुत।